नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खरा सौदा में। मैं हूं प्रियंका उपल-आनंद और मेरे साथ है मानसी दवे और अजय शर्मा हमारे साथ हाजिर हैं ट्रेडर स्क्रीन को लेकर। तो जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन इस वक्त थोड़ी ईज आउट होती हुई दिखाई दे रही है, सीज फायर की यहाँ बात हो रही है, ब्रेंट क्रूड नीचे और एफआईएस की रिड्यूस सेलिंग, क्या इंडिकेशन होने चाहिए? गुड मॉर्निंग अजय। गुड मॉर्निंग प्रियंका एंड मानसी। जी हाँ, लास्ट 24 घंटों में सेंटिमेंट में काफ़ी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आया है। इनफैक्ट कल लास्ट आवर ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में आपको कहीं ना कहीं देखिए, बाजार जो है ना वो भांप लेता है। बाजार इज अ मशीन विच डिस्काउंट्स द फ्यूचर। कहीं ना कहीं बाजार ने भांपना शुरू कर दिया था। ग्लोबल क्यूज आपको आज मिक्स्ड नज़र आएंगे विद अ पॉजिटिव बायस। एफआईआई का जो नेगेटिव है वो हमें टेक्निकली नेगेटिव में डालना पड़ा क्योंकि सेल फिगर था 180 करोड़, लेकिन ये 180 करोड़ स्मॉलेस्ट सेल इन मंथ्स। इनफैक्ट एवरेज 4000 करोड़ की सेलिंग हमने देखी है पूरे महीने में मार्च के, और उसके सामने सिर्फ 180 करोड़, जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई। डीआई तो आप देख ही रहे हैं कितना ज़बरदस्त पॉजिटिव। और आपको डिम्पी बता रहे हैं लास्ट 2 दिन से कि शॉर्ट कवरिंग का शेड अब धीरे धीरे लॉन्ग बिल्डअप में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। कॉशियस सेंटिमेंट आपको दिख रहा है अभी, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट नीचे था, अब रिकवरी आना शुरू हो गई है, लेकिन ट्रेंड लास्ट 4-5 दिनों में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है। हम लोग 1000 पॉइंट निफ्टी की रैली कर चुके हैं, और सबसे बड़ा जो ग्लोबल क्यू है जिसने नेगेटिव टू मिक्स कर दिया क्यू को, वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल ब्रेंट क्रूड जो जिस भाव पे भारत खरीदता है वो करीब करीब $100 पे आ गया है। अभी हम उसके फैक्टर्स के अंदर डीप डाइव करेंगे कि कितना चाइना लॉकडाउन की वजह से, कितना रशिया में क्या हो रहा है उसकी वजह से क्या है मामला, क्या हो रहा है, लॉन्ग जो अनवाइंडिंग हो रही है ग्लोबल हेज फंड्स की, उस सब को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। लेकिन ट्रेडर स्क्रीन आज ये बता रहा है कि आज भी कल लास्ट आवर ऑफ ट्रेड की जो एक बॉयंसी आपने बाजार में देखी वो बरकरार रह सकती है। लेवल्स की बात करते हैं, पोजीशंस की बात करते हैं डिम्पी के साथ, जो कि आज एग्जैक्टली उसी कलर की टाई पहन के आए जो मैंने पहन रखी है। ट्विनिंग हो रहा है भाई आज तो? आज सर ट्विनिंग हो रहा है, और इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ों में ट्विनिंग हो रहा है। कल भी आप ये कह रहे थे कि हाँ शॉर्ट कवरिंग का बेस बन गया, आपने रेजिस्टेंस लेवल भी वो नोटिस करवाए थे। आज भी हम कुछ वही डाटा आपके सामने रखते हैं। जरा एफआईएस का कैश मार्केट में देखिएगा, अभी आपको अजय बता भी रहे थे 177 करोड़ रुपये की बिकवाली है, लेकिन मेरे लिए ये इंपॉर्टेंस की बजाय सबसे जो लास्ट वाला इंडेक्स ऑप्शन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 2000 करोड़ रुपये की खरीदारी हुई है। और उसके बाद अगर आप इंडेक्स में कैश में बेचते जाएंगे और फ्यूचर्स में खरीदेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं। और कल भी आप अगर आप देख रहे थे तो निफ्टी के जो 50 शेयर्स है उसके अंदर परसेंटेज गेन ज़्यादा था एज कंपेयर टू एडवांस डिक्लाइन जो आपको नेक टू नेक दिख रहा था। कल बाजार इंडेक्स 2% चला, निफ्टी 1.5% चला, बट एडवांस डिक्लाइन उतना ठीक नहीं था। खैर आगे मैं और बढ़ जाऊंगा इस पर और आपको थोड़ा और क्लैरिटी दूंगा, बट निफ्टी पे आ जाते हैं पहले सीधा आंकड़े में। निफ्टी पे कल क्या हुआ है, 2,60,000 का शेयरों का ओपन इंटरेस्ट था, और इसके अलावा करीब 4.5% का इसका तो बिल्डअप हुआ है, यानी कि फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस कल बनी है। कल मार्केट ने कल दम रख के ये दिखाया कि 700 भी ब्रेक किया और 800 भी एक ही सेशन में ब्रेक किया, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनी है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर आपको पिवट्स पॉइंट्स आगे आगे दिखेंगे तो आप अब रेजिस्टेंस एरिया में तो आ ही चुके हैं। इसलिए आज जो आप लेवल्स अपनी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से देख रहे हैं, कम से कम पहले 15 से 20 मिनट जरूर दीजिएगा आज, क्योंकि ये लेवल रेजिस्टेंस लेवल भी है। रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 आप देख पा रहे हैं 850 और 922 है। हमने आज ना एक एसएमए लेवल्स भी डाले हैं, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज 200 दिन के कहां पे जहाँ पे इन्वेस्टर आके चेक करता है, वो भी आप देखेंगे ना, वो भी 16,974 पे आके रुक रहा है। इसका मतलब ये है कि 16,900 यानी कि 17,000 की दहलीज पे जब आप जाएंगे तो आपको हर्डल फेस होगा, और इसके लिए आपको बहुत अच्छे न्यूज़ चाहिए। जैसे आज क्रूड की न्यूज़ ऑलरेडी आप बता भी रहे हैं कि मार्केट इसको धीरे धीरे करके डिस्काउंट कर रहा है। आगे आते हैं जरा बैंक निफ्टी के लेवल्स पे, स्पीड से दिखाएंगे। बैंक निफ्टी के लेवल भी 1 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है, -1.2 है। बैंक निफ्टी में अभी भी अजय शॉर्ट कवरिंग हो रही है, बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग। इनफैक्ट कल की जो पूरी तेजी थी वो बैंक लेड थी, एचडीएफसी बैंक, और एफआईएस की सेलिंग कम हो रही है या एग्जॉस्ट हो रही है। इसका साइन सबसे बड़ा आपको बैंक के मूवमेंट में दिखाई देगा। बिल्कुल, कल बैंकिंग अगर आप देखेंगे तो एक बार भी वो लाल निशान में नहीं आया जब से वो सुबह गया था। निफ्टी 2-3 बार रेड निशान में पहुंचा, लेकिन बैंक निफ्टी एक बार भी नहीं पहुंचा। ये इंडिकेशन था कि कल इंस्टीट्यूशनल की तरफ से जो बाइंग हो रही थी वो टिपिकली बैंक की वैल्यूएशन को लेकर बाइंग हो रही थी। आपको शॉर्ट कवरिंग वहां पे दिख रही है। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट एसएमए लेवल हमने निकाले हैं, 36,688। अब आपको इस हर्डल के लिए आपको फेस करना पड़ेगा। अगर एक बार पार हो गया तो आप कम से कम 1000 पॉइंट की रैली बैंक
बैंक निफ्टी पे और तैयार हो जाइएगा देखने के लिए, लेकिन ये लेवल को एक बार अच्छे से पार होना चाहिए। अब आते हैं पीसीआर और विक्स पे। टिपिकली पीसीआर क्या कहता है, विक्स क्या कहता है। निफ्टी का पीसीआर अभी 1 के ऊपर आ चुका है, ये कल और आज दोनों दिन अब 1 के ऊपर है, बट बैंक निफ्टी में अभी भी शॉर्ट कवरिंग हो रही है, बहुत इसलिए बढ़िया महंगा बात नहीं बोली हुआ। है डिम्पी ने। मैं इस पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि 0.75 वाला निफ्टी पीसीआर 1.03 हो गया है ऑलरेडी, लेकिन बैंक निफ्टी अभी 0.67 पे है। अभी भी ओवरसोल्ड है चलने के बाद, इसलिए इसमें शॉर्ट कवरिंग हो रही है Exactly, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट अच्छा कवरिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, फ्रेश बाइंग आने लगेगी, तब ये 1 के ऊपर ये भी आ जाएगा। तो ये आप बैंक निफ्टी का डाटा इस समय देख पा रहे थे। अब मैं वॉलिडिटी इंडेक्स दिखाता हूँ। कल मेरा सिर्फ दिन भर का कंसर्न यही था कि विक्स क्यों नहीं टूट रहा, कल सिर्फ यही चीज़ थी। आज भी आपको विक्स ज़्यादा नोटिस करना है क्योंकि 25 साढ़े 25 का विक्स अभी भी चल रहा है, इसमें स्लैश नहीं हुआ, उल्टा बकायदा है तो 1% ऊपर जाके बंद हुआ है। अब आता हूँ मैं ऑप्शंस के डाटा पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में एफआईज ज़्यादा काम करते हैं, उनका वॉल्यूम बहुत होता है। आप पहले पुट वाले हिस्से पे आइएगा जो कि येलो कलर में मार्क्ड है। 16,600 16,800 के पुट बेची गई है, राइटिंग हुई है। इसका बोले मार्केट का स्ट्रॉन्ग बेस कन्वर्ट हो चुका है। ये पिछले 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि 16,600 की जो पुटे हैं वहाँ से जितने मंदड़िए थे सब बाहर निकल रहे हैं। 16,800 में मंदड़िए कल बाहर निकले हैं, तो ये दोनों आपका बेस काम करेगा। आप जाएंगे कहाँ पे, आप 16,900 पे जाएंगे, वहाँ पे कॉल खरीदी गई है और 16,700 पे शॉर्ट कवरिंग हुई है। मैं चाहता हूँ इसमें 17,000 भी लिख सकता था, लेकिन 17,000 का जो बिल्डअप है जे वो थोड़ा कम है, एक्टिव वो भी हो गया है, बट 17,000 तब आप पार करेंगे जब आप 17,900 की कॉल खरीदारी को और क्वांटम बड़ा करेंगे, तो फिर आप 17,000 की तरफ बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी इस पूरे एनालिसिस के लिए। लेकिन इस पूरे एनालिसिस का ट्रिगर है इंप्रूव्ड ग्लोबल क्यूज, और हम मनप्रीत गिल के साथ बातचीत करेंगे। अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिंगापुर में बैठते हैं, कि किस तरीके से इस समय चीज़ें। देखिए राहुल और अजीत को भी आप देख सकते हैं प्रियंका मानसी के साथ। मनप्रीत, आप ग्लोबल मैक्रोज को मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ एनालाइज करते हैं। ग्लोबल मैक्रो सिचुएशन वर्स से बैड हो गई है लास्ट 1 हफ्ते में, और उसमें से लास्ट 24 आवर्स में तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिख रहा है क्योंकि क्रूड फॉल हुआ। और आज ऑफ कोर्स इसकी बैठक भी शुरू हो गई फेड की। तो आपको ये इंप्रूवमेंट इन ग्लोबल मैक्रोज कैसा नजर आता है? ये जो इम्प्रूवमेंट है उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे व्यू में कि जो ऑयल प्राइसेस आपने मेंशन किया है, क्योंकि जो ऑयल प्राइसेस की गिरावट है वो ग्लोबल मैक्रो में आप पिछले हफ्ते देखो वो सबसे बिगेस्ट वरी थे, और आज हमारे व्यू में वो सबसे एक पॉजिटिव बन गया है कि जब मार्केट ने रियलाइज किया है कि जो रशियन ऑयल पे रिस्ट्रिक्शंस हैं वो उतने खराब नहीं है जितने ओरिजिनली फियर थे, तो वो तो एक पॉजिटिव है। लेकिन उसको काउंटर बैलेंस करके चाइना में ऑफ कोर्स ये नए कोविड रिस्ट्रिक्शंस है, वो एक रिस्क, एक इमर्जिंग रिस्क है जिसको हमने मॉनिटर करना चाहिए। लेकिन ऑल टुगेदर जब आप मिला के देखें तो सेंटिमेंट थोड़ा सा इंप्रूव हो गया एब्सोल्युटली, लेकिन जो की इवेंट है वो है फेड की बैठक जो आज और कल जारी रहेगी, और जो सिग्नल फेड से आएगा वो मार्केट के लिए हमारे व्यू में सबसे इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि एक डन डील है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 0 से बढ़ेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि फेड का सिग्नल है कि अब इस पूरे साल के लिए क्या वो इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग साइकिल पहले जैसे जारी रहेगा या फेड ज्यादा डेटा डिपेंडेंट रहेगा जैसे हमने यूरोपियन सेंट्रल बैंक से देखा था। तो मार्केट हमारे व्यू में थोड़ा सा पॉज ले रही है। इंप्रूवमेंट नो डाउट ऑयल प्राइसेस से थोड़ा हो रहा है, लेकिन जो फेड का सिग्नल है वो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट सॉर्ट ऑफ रिस्क है, और मार्केट उसके सामने हमारे व्यू में थोड़ा 1-2 दिन के लिए पॉज कर रहे हैं। राइट मनप्रीत, वेरी क्विकली ये समझना चाहेंगे कि फेड ये जो ग्लोबल वरीज आ गई, थोड़ा स्लो डाउन ट्रिगर्ड बाय वॉर, इसमें क्या पोटेंशियल है फेड के हाथ को पकड़ने का? कैन इट फोर्स द हैंड ऑफ फेड टू नाउ गो स्लो? क्योंकि 6-7 हाइक वाला एक्सपेक्टेशन बाजार ऑलरेडी अब 3 से 4 हाइक पे आ गया है, तो वो इम्पैक्ट आपको दिखता है प्रोनाउंस्ड? वो काफी ऑयल प्राइसेस पे काफी डिपेंड करता है, क्योंकि अब आप पिछले हफ्ते देखो जो सेंटिमेंट था वो कि फेड एक डिफिकल्ट पोजीशन में था कि एट द एंड ऑफ द डे इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते जाए तो ग्रोथ या तो स्ट्रांग हो या वीक हो, उनको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के एक्शन लेना पड़ेगा। तो जो ऑयल प्राइसेस थोड़े कम हो गई हैं वो एक पॉजिटिव है, लेकिन आप डोमेस्टिक यूएस इकोनॉमिक डेटा को देखें तो वो अभी भी काफी स्ट्रांग है। आप आईएसएम सर्विस को देखें, आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत लो है, आप न्यू जॉब क्रिएशन जो जॉब मार्केट है वो भी काफी स्ट्रांग है। तो अगर आप डोमेस्टिक यूएस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखें तो वो अभी भी रोबस्ट है, अभी भी लीड इंडिकेटर्स रीजनली स्ट्रांग है। तो इंटरेस्ट रेट हाइकिंग साइकिल के लिए कंडीशंस अभी भी
इन प्लेस में है। आप यील्ड कर्व को देखिए, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, मतलब कि मार्केट का जो कंसर्न था ग्रोथ पे वो थोड़ा कम हो गया, जैसे ऑयल प्राइसेस के में प्रेशर में कम हो गया है। लेकिन जो रिस्क हमने देखना है कि अब चाइना जो लॉकडाउन्स है वो सप्लाई चेन, हमारा एक असम्पशन था कि सप्लाई चेन का जो रिस्क है वो कम हो रहा था ऑलरेडी। अगर उसमें थोड़ा सा रिस्क हो गया, वो एक रिस्क हमें मॉनिटर करना है। इसलिए हमारे व्यू में फेड, अगर आप फेड के पोजीशन से देखें तो अभी भी कंडीशंस काफी अच्छी हैं इंटरेस्ट रेट हाइक्स साइकिल करने के लिए, लेकिन वो डेटा डिपेंडेंसी, वो इंपॉर्टेंट चीजें देखें कि फेड कितना डेटा डिपेंडेंट है या फेड अभी भी इन्फ्लेशन पे ही ज्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं। वो हमारे मार्केट सेंटिमेंट के हमारे व्यू में काफी इंपॉर्टेंट होगा। राइट मनप्रीत, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए और ये क्विक एनालिसिस के लिए। हम वापस आएंगे आपके पास, फेड की कमेंट्री भी एनालाइज करेंगे आपके साथ। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स वेरी मच फॉर योर टाइम। मानसी, देखिए जैसा कि मनप्रीत भी बता रहे थे, और आज टेक्निकल्स की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। हमारे टेक्निकल एनालिस्ट वेट कर रहे हैं तीनों, रुद्रा, राहुल और अजीत, क्योंकि SGX निफ्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छा 100 पॉइंट के प्लस रिकवर हो गया नीचे से बिकॉज ऑफ क्रूड। बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अजय। ऑफ कोर्स करीब 120 अंकों की रिकवरी SGX निफ्टी में भी हम देख रहे हैं। आज दिन की शुरुआत में जैसे हम कमजोरी देख रहे थे, वहां से अच्छी रिकवरी, और अभी अभी आपका ट्रेडर स्क्रीन कितना अच्छा नजर आ रहा था। FIs भी जिस तरह से आपने कहा, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हल्की सी बिकवाली के जो आंकड़े थे उस वजह से हमें उसे नेगेटिव में डालना पड़ा, बट अदरवाइज पूरी की पूरी ट्रेडर स्क्रीन जो है अच्छी खासी मजबूती के साथ तंदुरुस्त नजर आ रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और टेक्निकल्स हमारे जो एनालिस्ट हैं उनसे जुड़ते हैं, उनसे बाजार पर उनका नजरिया जान लेते हैं। हमारे साथ वाशना इन्वेस्टमेंट्स के मिस्टर CA रुद्रमूर्ति जुड़ गए हैं, साथ ही रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा भी हमारे साथ है, kunalbothra.co.in के कुणाल बोथरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर रुद्रमूर्ति, अजीत और साथ ही कुणाल और राहुल शर्मा भी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय देने के लिए। सुबह आपका शुक्रिया। मिस्टर रुद्रमूर्ति, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह से कल हमने सेंटिमेंट्स देखे और आज जब बाजार में जो दिख रहा है, अच्छी तेजी के बीच हम देख रहे हैं काफी सारे सेंटिमेंट्स हैं जो कि बाजार के लिए पॉजिटिव प्रूफ होते हुए नजर आ सकते हैं। कच्चे तेल की चाल जो है वो थमती हुई दिख रही है, जो एक उबाल था वो कम होता हुआ दिखा है। बुलियन मार्केट में भी एक इम्पैक्ट आ रहा है और साथ ही भारतीय बाजार के अपने ट्रिगर्स हैं पॉजिटिव। क्या लगता है आज की शुरुआत कैसी होती हुई दिखेगी? गुड मॉर्निंग मानसी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन हियर एट 18 हाउस स्वदेश। ट्रेडिंग और सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक रिस्क रिवॉर्ड है और दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी 16,900 17,000 एक इंपॉर्टेंट निफ्टी में रेजिस्टेंस है और 100 पॉइंट के लिए मैं इधर लॉन्ग करना नहीं चाहता हूं। दिस इज अ प्लेस वेयर यू हैव टू एग्जिट। लास्ट वीक एट 18 हाउस स्वदेश market was at 15,700 where you had a great risk reward to buy and I was advocating buy. अभी आई एम नॉट टेलिंग मार्केट्स आर वीक, आई एम सेइंग इधर रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग करने के लिए अच्छा नहीं है, इधर प्रॉफिट बुकिंग करना है आज, क्योंकि 16,900 टू 17,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। आई विल बुक माय प्रॉफिट हियर और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस कर सकता है ऊपर साइड में। सो आई फील प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विल डू वेरी गुड फ्रॉम करंट लेवल, बट दिस इज अ प्लेस वेयर आई वुड डेफिनेटली बुक माय प्रॉफिट्स व्हाटएवर आई हैव टेकन लॉन्ग लास्ट वीक एंड वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ डिप एंड देन गो ऑन टू बाय। All right, morning Rudra. So you will wait for an opportunity, you will wait for a dip to buy. एक बार ये देख लेते हैं कि इस वक्त राहुल कैसे रीड कर रहे हैं निफ्टी को और इनफैक्ट बैंक निफ्टी को। राहुल, मॉर्निंग। बैंक निफ्टी पे आपका व्यू समझना चाहेंगे कि आप कैसे देख रहे हैं। अगर अभी थोड़ी देर पहले डिब्बी भी एक जो PCI पुट कॉल रेशियो की बात कर रहे थे, वो सिग्निफिकेंटली दिखा रही कि यहाँ से और शॉर्ट कवरिंग आएगी। कल एक कंप्लीटली जो रिकवरी थी लेड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स थी, आज क्या लग रहा है, आज क्या शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी पर भी देखने को मिल सकती है? व्हाट इज your levels? Very good morning Priyanka and very good morning to each and everyone on the panel. देखिए बैंक निफ्टी पे मेरी राय बाय ऑन डिक्लाइंस की रहेगी। अगर हमें हल्की सी भी गिरावट यहाँ पे अगर इंडेक्स वाइज मिलती है तो वहाँ पे बाय की सलाह रहेगी। डेफिनेटली जिस तरीके से कल हमने एक पुल बैक देखा, मुझे लगता है यहाँ पे हम फॉलोअप बाइंग आते हुए देखेंगे। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि इसके पास में जो सपोर्ट है वो करीबन 34,950 के पास में सबसे पहला सपोर्ट है, तो उसको एक SL मानते हुए आप बाय कर सकते हैं। ऑल्दो ऑन द डाउन साइड 34,600 एक बड़ा सपोर्ट पॉइंट है।
ऑन दी अपसाइड प्रियंका मुझे लगता है कि 35,750 और 35,900 ये रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। तो अगर निफ्टी में अगर कोई परचेज कर रहा है तो उसको बाय एंड डिक्लाइन की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 34,950 का और ऑन दी अपसाइड 35,750 पहला टारगेट रहेगा और 35,900 एक बड़ा टारगेट रहेगा जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी के अंदर। ऑलराइट, तो क्लियरली इंडेक्स पर राहुल का नजरिया भी हम जान रहे हैं। थोड़ी ही देर में कच्चे तेल की चाल पर भी एक एक्सपर्ट से बातचीत हम करने वाले हैं, लेकिन इस बीच राहुल और मिस्टर रुद्रमूर्ति के जो कॉल्स हमने जाने हैं, अजीत भी जुड़े हैं, उनसे भी बाजार पर आज के लिए शुरुआती नजरिया क्या है समझ लेते हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग। अच्छी तेजी के बीच कल बाजार बंद होते हुए दिखे और आज भी ओपनिंग सेंटिमेंट्स जो है काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, आपकी राय क्या होगी? Yeah, good morning and good morning everyone. So basically चैलेंज अभी तक यही था कि जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से क्लैरिटी नहीं थी, अभी भी अगर आप नोटिस करेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स में अभी भी थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड है, स्पेशली नेस्डैक की अगर कल की गिरावट की बात करें तो मेरे हिसाब से अभी भी एक रीबाउंड है जो लास्ट वीक के कंटिन्यूएशन में है। इंपॉर्टेंट क्या हुआ कल की जो 16,800 का लेवल था, जहां पे कि पहले हम काफी मेजर सपोर्ट मार्केट फेस देख रहा था, वो अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला था और कल के सेशन में उसने इजीली मार्केट ने उसको निकाल दिया। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस 200 डेज 20 डेज उसके ऊपर क्लोज किया इंडेक्स ने। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है कि इंडेक्स यहाँ से मूव को एक्सटेंड कर सकता है। और जो इंट्राडे में अगर आपको डिप मिलता है करीब 16,830 के अराउंड पे, तो वो मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 16,700 के स्टॉप के साथ। और पोजिशनली मुझे लगता है कि 17,000 तक के लेवल्स निफ्टी टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। बैंकिंग इंडेक्स मेरे हिसाब से जब तक कि 35,650 700 का जोन वहां पे रेजिस्टेंस अभी फेस कर सकता है। जस्ट टू अपडेट कि यहाँ पे अभी भी अब लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे है, तो ये थोड़ा सा कंसर्न जरूर है। बट हाँ, जिस तरीके से कल रिकवरी आई थी, होपफुली अगर वो कंटिन्यू रहती है तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि बैंकिंग इंडेक्स में भी शॉर्ट कवरिंग बढ़ेगी। ऑलराइट, बैंकिंग इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग बढ़ेगी। स्पेसिफिक कॉल्स भी लाएंगे अपने व्यूवर्स के लिए, लेकिन इस वक्त क्रूड की चाल पर हमारे साथ एक एक्सपर्ट बने, हमारे साथ शमिक बोस हैं, क्रूड एक्सपर्ट हैं। उनसे समझ लेते हैं कि किस तरह से रीड करना चाहिए जो क्रूड की रीसेंट कल की मूवमेंट है। शमिक, मॉर्निंग। क्रूड ने एक सिग्निफिकेंटली ड्रॉप दिखाया है कल, और इनफैक्ट आप फ्यूचर्स को देखें तो वो तो आपको $100 के नीचे ही दिखाई दे रहे हैं। आप कैसे रीड कर रहे हैं क्रूड की अब इस सॉफ्टनिंग स्टांस को? मॉर्निंग। आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग विद क्रूड, देखिए 3-4-5 तो लगातार बैड न्यूज आया क्रूड के लिए, तब $140 हो गया ब्रेंट। अभी न्यूज उल्टा आ रहा जी, चाइना में लॉकडाउन हो रहा, दिस विल सऊदी अरेबिया एमिरेट्स का सप्लाई बढ़ सकता है ओपेक से। अमेरिका में शेल ऑयल का सप्लाई बढ़ा रहा बिकॉज ऑफ हाई ऑयल प्राइसेस आर अट्रैक्टिंग मोर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इन अमेरिकन शेल ऑयल। और इसमें जो कमी आ रहा, ये जहाँ पे टाइटनेस है, दैट इज नेचुरल गैस सप्लाईज बाय पाइपलाइन टू कंट्रीज लाइक जर्मनी फ्रॉम रशिया। द डायरेक्ट रशियन गैस पाइपलाइन, इसमें इम्पैक्ट ज्यादा है। क्रूड ऑयल कोई ना कोई, इट्स अ फंजिबल कमोडिटी, रशिया से क्रूड ऑयल नहीं आएगी जहाज पे, तो दूसरा देश से आ रहा है। एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया आर टू ऑब्वियस एग्जांपल्स। एंड अमेरिकन प्रोडक्शन भी दिन में 12 मिलियन बैरल्स का आसपास है। कुछ ही दिन से हम देख रहे हैं जी क्रूड ऑयल में एक बैकवर्डेशन भी है। आज भी WTI क्रूड में आपका $90-91 जुलाई का है। मतलब मार्केट अभी इमीडिएट टाइटनेस है, लागे सामने वाला दिन महीना बाद थिंग्स विल रिलैक्स। और जहाँ पे चाइना में फिर से लॉकडाउन आ रहा है, शेंजन में, इसमें कुछ सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स आ रहा है, इसमें क्रूड ऑयल का ऑफटेक भी कमती रहेगी, इसीलिए लॉट ऑफ पीपल हैव बुक्ड प्रॉफिट्स। बिल्कुल शमिक, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्रूड पर अपना नजरिया हमें बताने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर क्रूड कच्चे तेल की चाल में जो नरमी दिख रही है, इस पर विस्तार से एक्सपर्ट का क्या मानना है हमने आपको बताया। दो चीजें हैं जिस पर फोकस करनी है। एक तो देखिए रशिया यूक्रेन के बीच बातचीत का दौर जो कि लगातार चलता हुआ दिखा है, आज भी बातचीत चलने वाली है, चौथे दौर की ये बातचीत है और इसमें दोनों देशों के बीच सुलह के आसार भी कुछ हद तक नजर आ रहे हैं। उसका एक इम्पैक्ट है जो कि क्रूड में जो उबाल था उसे
कम कर रहा है। और इसके अलावा चीन में कोरोना मामलों में जो उछाल नजर आया है, कई शहरों में लॉकडाउन की स्थिति भी बनी है, इसका भी एक इम्पैक्ट है जो कि कमोडिटी प्राइसेस और एनर्जी पैक पर पड़ता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जिनसे हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी पर उनके लेवल्स जाने, अब उनसे अब वक्त है उनके टेक्निकल कॉल्स जानने का और साथ ही उनमें से उनकी कॉल ऑफ द डे कौन सी है वो जानने का। मिस्टर रुद्रमूर्ति, शुरुआत आपसे ही करेंगे। टेक्निकल कॉल्स आपकी तरफ से कौन सी हैं और उनमें से फिर टॉप कॉल ऑफ द डे आपकी क्या होगी? मेरे को आज बाई और सेल दोनों मिक्स कॉल देना चाहता हूं। क्यूमेंस लुक्स वेरी वेरी गुड ऑन द बाई साइड। आई हैव सीन अक्यूमुलेशन पैटर्न और क्यूमेंस का पहला टारगेट 1065 होता है और 1065 को ब्रेक किया तो 1100 भी टेस्ट कर सकता है। स्टॉप लॉस 1010 रखना है लॉन्ग कॉल के लिए। और मदरसन सुमी लुक्स वेरी वीक टू मी। It is a sell on rise candidate and I'll be looking at selling Motherson Sumi। 120 इनिशियल टारगेट रखता हूं और स्टॉप लॉस 132 है। और AU बैंक इज लुकिंग वेरी वेरी वीक, दैट इज आल्सो अ सेल ऑन राइज candidate. Any rise to 1000, 140, 1150 will be a good selling opportunity. Initial target of 1055 with a stop loss of 1160. So one buy call on Cummins and two sell call on Motherson Sumi as well as AU Bank on the rise. And मेरा call of the day है to sell AU Bank on rise to levels closer to 1140, 150, and I'll be looking at target of 1055 with a stop loss of 1160. ऑलराइट, मदरसन सुमी यहाँ पर एक अच्छी शायद एक प्रॉफिट बुकिंग शायद देख रहे हैं रुद्रा, जिसके चलते सेल कॉल। एयू स्मॉल फाइनेंस, हालांकि सोशल मीडिया पर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, मैनेजमेंट की क्लैरिफिकेशन आई भी, लेकिन उसके बाद भी आज एक प्रेशर देखने को मिल सकता है एयू स्मॉल फाइनेंस, जिसके ट्रिगर के चलते यहाँ पर भी एक सेल कॉल। और कमिंस इंडिया इंफ्रा का ट्रिगर, यहाँ पर भी आपको बाइंग यानी एक हेज स्ट्रैटेजी रुद्रा लेकर चल रहे हैं। राहुल, आपकी स्ट्रैटेजी, आप भी हेज रखेंगे या आप क्लियर शॉर्ट हैं, क्लियर लॉन्ग है? राहुल? प्रियंका, मैं क्लियरली लॉन्ग साइड हूँ। देखिए, मैंने तीनों स्टॉक्स ऑन द बाय साइड ही चुने हैं। सबसे पहला नाम लेना चाहूँगा ओरिएंट होटल। देखिए, हमने देखा है कि जो अनलॉक की थीम जो प्ले हो रही है उसमें होटल स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और ओरिएंट होटल स्पेशली देखेंगे तो कल इसने बहुत ही शानदार तेज़ी दिखाई। अब अगर आप देखेंगे, कंपनी ऑल्दो टूर एंड ट्रैवल से जुड़ी हुई है और जिस तरीके से अभी तक का इसका परफॉर्मेंस रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से बन के आई है। आप इनका बिजनेस देखिए, लास्ट क्वार्टर में लाइक Q3 में स्टॉक ने अपना हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट घोषित किया, नेट प्रॉफिट घोषित किया। ये पिछले 3 सालों के आंकड़ों को मिला के मैं बोल रहा हूँ और मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर में भी बहुत अच्छा कंपनी रिजल्ट शो करेगी। जिस तरीके से ओवरऑल टूर एंड ट्रैवल बढ़ा हुआ है हमारे देश के अंदर, ये स्टॉक पर्टिकुलरली सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा ये कंपनी ऑपरेट करती है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे अच्छा एक अटेंशन रहेगा। टेक्निकल चार्ट्स पे जब हम इसको ओरिएंटल होटल्स को देख रहे हैं तो वहाँ पे इसने देखिए कल तो बहुत ही शानदार तरीके से मोमेंटम में आया और बहुत ही हायर लेवल्स पे ट्रेड हुआ, करीबन 13-14% की यहाँ पे तेज़ी देखी गई थी। अब यहाँ पे MACD भी पॉजिटिव साइड है और मुझे लगता है कि ये जो जिस तरीके का जो रेंज से बाहर जो आया है और एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है, मुझे लगता है इसको करीबन 61 रुपये तक के भाव तक आप इसको खरीद सकते हैं। टारगेट रहेंगे 67 से लेके 68 के और स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 59 का। दूसरा स्टॉक मैं रुद्रमूर्ति जी के साथ में शेयर करना चाहूँगा। काफ़ी देखिए काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है क्यूमिंस इंडिया के अंदर, जहाँ पे रुद्र सर ने जो दिए हैं 1065 के लेवल्स, ऑलमोस्ट टारगेट लेवल्स मेरे भी सेम है 1060 से लेके 1075 के। स्टॉप लॉस वहाँ पे रखना होगा 1010 का। देखिए फंडामेंटली तो कंपनी अच्छा कर ही रही है, अपने डेट रिडक्शन पे काम कर रही है और आने वाले क्वार्टर में भी अच्छा रिजल्ट घोषित करने की हम आशंकाएं लगा रहे हैं। टेक्निकली भी इसने जो एक बड़ी कंसोलिडेशन थी उसके रेंज से बाहर निकला है। वो रेंज करीबन 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये थी, कल इसने वो रेंज को पार किया है और जिस तरीके से अब ये लाइक ब्रेकआउट हमें मिल रहा है, मुझे लगता है ये अच्छे मोमेंटम के साथ में कंटिन्यू करेगा। RSI और MACD दोनों ही स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। तीसरा सिलेक्शन मेरी तरफ से रहेगा प्रियंका, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड के अंदर, जिसमें हमें 804 रुपये के आसपास क्लोजिंग मिली थी। यहाँ पे मैंने 830 से लेकर 840 के टारगेट रखे हैं और स्टॉप लॉस रखा है 785 पे। देखिए कंपनी ऑल्दो एक नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग NBFC है और जिस तरीके से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ये RBI से जुड़ी हुई है, मुझे लगता है कि ये एज ए कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी और बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर है। अगर आप देखेंगे तो FIS की भी इसमें होल्डिंग है, DIS अच्छी
इंस्टीट्यूशंस की भी होल्डिंग है। चार्ट स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है वो बहुत ही पॉजिटिव है। कल भी हमने देखा एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर बिल्टअप हुआ था क्रेडिट एक्सेस के अंदर, और जिस तरीके से इसने अब ये राइजिंग वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें दिया है, एक रेंज का भी ब्रेकआउट दिया है अर्ली चार्ट्स पे, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक आपको फॉलो अप बाइंग आती हुई दिखेगी। इसलिए मैंने जो टारगेट है वो करीबन 830 से 840 के रखे हैं क्रेडिट एक्सेस के अंदर। स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 785 का। क्लियरली ये है राहुल के रॉबिलेश है, लेकिन राहुल इसमें से टॉप पिक्स कौन सी होगी या टॉप पिक आप इन तीनों में से कौन सी सुझा रहे हैं? देखिए टॉपिक मैं अब ऑल्दो मैं पहले क्रेडिट एक्सेस रखता, बट अब मैं क्यूमेंस इंडिया के साथ में जाना चाहूँगा। रुद्र जी ने भी अपना साथ दिया है, तो मुझे लगता है कि जब दोनों ही एनालिस्ट इस चीज़ को लेके पॉजिटिव हैं, तो आई थिंक क्यूमेंस इंडिया विल बी माई सिलेक्शन फॉर द टॉपिक। तो क्लियरली कमेंट्स इंडिया पर यहाँ पर राय आती हुई कुणाल अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल गुड मॉर्निंग। यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं बाजार में सेंटिमेंट्स काफ़ी हद तक पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, कच्चे तेल का उबाल भी थमता हुआ दिखा है। आज के लिए आपके इंडेक्स पर रिकमेंडेशन क्या है और साथ ही अपने स्टॉक्स और टॉपिक भी बताएं आप। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद मुझे शो में इन्वाइट करने के लिए। मार्केट का मूड काफी बेटर हो चुका है लास्ट 2 से 3 दिनों में। मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट येस्टरडे अंडर परफॉर्म किया, बट लार्ज कैप्स ने काफी अच्छे से उस उस अंडर परफॉर्मेंस को बैलेंस आउट कर दिया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मार्केट फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है और लार्ज कैप स्टॉक्स बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ये जनरली हम देखते हैं स्टार्ट ऑफ अ न्यू ट्रेंड में ऐसे सिग्नल्स हमको दिखते हैं जब लार्ज कैप स्टॉक्स चार्ज लेते हैं और मिड कैप स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते हैं। लेवल्स की बात करें तो कल निफ्टी ने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ब्रेकआउट है। लास्ट टाइम जब हमने इंडेक्स ने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया था, वहां से हमने कंसिस्टेंट डाउन ट्रेंड देखा था, 20th ऑफ जैन को था, और वहां से निफ्टी लगभग 1000 पॉइंट के आसपास करेक्ट कर चुका था, उससे ज्यादा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये 20 डे मूविंग एवरेज को मोटा मोटा सपोर्ट कर दे तो पॉसिबल है कि इंडेक्स एक स्टेडी अप ट्रेंड बना सकता है। काफी सारे फैक्टर्स भी वापस फेवर में आ चुके हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल आपने बताया। लेवल्स की बात करें तो 17,100 के आसपास का एक शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं निफ्टी पे। स्टॉप लॉस 16,700 जो लगभग 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ जाएगा। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 36,200 का शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं, और इंटरडे प्लेयर्स और दे कैन लुक आउट फॉर स्टॉप लॉसेस एट 35,000 मार्क। 2 इंडिविजुअल पिक्स जो मैं रेकमेंड करूंगा, पहला जो रहेगा वो होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। काफी इंटरेस्टिंग चार्ट सेटअप बन चुका है, वी शेप रिकवरी हमने लास्ट 6 to 7 डेज में रिलायंस में देखी है। तो 2450 से स्टॉक ने करेक्ट करके 2100 के नीचे गया था, वहां से स्टॉक वापस करेक्ट होके रैली होके 2400 के ऊपर वापस आ चुका है। तो एक वी शेप रिकवरी है। बहुत रेयर हम देखते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स में ऐसी वी शेप रिकवरी बनती है, बट जब जब हमने देखा है कैसे बनता है, तब वो लीडरशिप क्वालिटी वो सस्टेनेंस ऑफ ट्रेंड वापस दर्शाता है। तो मेरे अनुमान से आई थिंक रिलायंस एक अच्छा शॉर्ट टर्म बाय बन सकता है। 2550 का टारगेट रख सकते हैं, इस पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2370 का। और सेकंड स्टॉक पीवीआर, ये भी एक उम्दा मिड कैप नेम है। लास्ट 1 वीक 10 डेज में जब मार्केट में बहुत ज्यादा करेक्टिव और वॉलिटिलिटी थी, तब पीवीआर आउट परफॉर्म कर रहा था लगातार। और आज जब मार्केट स्टेबल हो चुका है, पीवीआर अपने एक ब्रेकआउट के लेवल पे आ चुका है। सो मेरे अनुमान से एक इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बन सकता है आने वाले कुछ एक दिनों के लिए। बाय के लिए रेकमेंड करूंगा 1800 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1675 का। कुणाल, इसमें सबसे हाई कन्विक्शन कॉल आपकी कौन सी है? कॉल ऑफ द डे कौन सी मानकर चले हम? मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को कॉल ऑफ द डे रखूंगा, बिकॉज लार्ज कैप नेम्स है, फॉर्मिडेबल स्टॉक है, हाई कोरिलेशन विद निफ्टी, तो मैं रिलायंस रेकमेंड करूंगा 2550 टारगेट से। यहाँ पर उनकी तरफ से कॉल्स आती हुई रिलायंस और पीवीआर, रिलायंस पर कॉल ऑफ द डे के तौर पर मानकर चलना चाहिए। अजीत की तरफ से उनकी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन और कॉल ऑफ द डे हमें जाननी है। अजीत, आप बताएं। साइड पे है, और बट या जिस तरीके से सेक्टर रोटेशन हम देख रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि थोड़ा सा बीच बीच में मार्केट डिफेंसिव हो जाता है, तो उसी तरीके से बैलेंस्ड होकर चलना है आपको। आउटराइटली यहाँ पे बैंकिंग में बाय ना करते हुए जो मिक्स सेट ऑफ सेक्टर्स हैं वहाँ पे हमारा फोकस है। तो पहला स्टॉक मेरा एफएमसीजी बास्केट में से कोलगेट पाल्मोलिव। इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 महीने से कंसोलिडेशन रेंज में था, करीब 100 पॉइंट्स की, और अपनी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे सस्टेन कर रहा था। ऑफ लेट इसने 1480 का जो अपर बैंड था कंसोलिडेशन का, उसको ब्रेक किया, और कल के सेशन में इसने अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज किया। तो अब इंडिकेशन ये है कि ये मूव कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं एफएमसीजी स्टॉक्स में रिकवरी आते हुए, तो ये कोलगेट में भी रिफ्लेक्ट करेगा। और 1580 तक के टारगेट पोजिशनली आपको देखने को मिलने चाहिए। तो कोलगेट पहली रिकमेंडेशन होगी। दूसरी रिकमेंडेशन
टेस्टेड सेक्टर्स में जो आईटी है, जहाँ पे की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा स्टेबल रही है ऑफ लेट, एंड इनफैक्ट कल के सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला था। वहाँ पे HCL टेक्नोलॉजीज को अगर आप देखेंगे तो जो अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के पास बेस फॉर्मेशन करके काफी अच्छे से, और अभी एक रिकवरी देने के बाद एक पॉज लिया इसने जो इनकी मूविंग एवरेजेस का जो रिबन है उसके ऊपर, तो एक बेस फॉर्म हुआ है। 1170 का स्टॉप रहेगा इसमें, और पोजिशनली इसमें 1260 तक के टारगेट्स के लिए HCL को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। तीसरी रिकमेंडेशन मेरी एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट जो बेसिकली जहाँ पे दिख भी रहा है ट्रैक्शन इन द गैस स्पेस, IGL MGL दोनों में इस तरीके से सेम ट्रैक्शन दिख रहा है। MGL ने अपने मंथली चार्ट्स पे जो सपोर्ट एरिया 700 के राउंड पे उसको रीटेस्ट के रिकवरी देखने को मिली है। कल के सेशन में जो प्राइस एक्शन विद वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग था, तो इंडिकेशन तो ये है कि ये मूव एक्सटेंड करेगा और 830 तक के टारगेट इमीडिएटली आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 770 के स्टॉक के साथ MGL को आप लॉन्ग करें। व्हेन इट कम्स टू कन्विक्शन ट्रेड, तीनों ही स्टॉक्स काफी ज्यादा डिसाइसिव लग रहे हैं, बट अगर किसी को मोमेंटम प्ले करना है दे कैन गो अहेड विद MGL। पहली बात तो सबको गुड मॉर्निंग, और पार्थिव शाह को भी जोड़ते हैं अहमदाबाद से। पार्थिव, दो पिलर्स बाजार के, ऑफ कोर्स बैंक्स तो हैं ही, बट बैंक लीडरशिप कल हमें HDFC बैंक से आती हुई नजर आई क्योंकि RBI के कर्व्स हट गए, और दूसरी हमें रिलायंस से लीडरशिप दिख रही है। क्या ये दोनों निफ्टी को वापस से 17,000 के ऊपर ले जाने का पोटेंशियल रखते हैं आपको? क्योंकि अगर आप देखिए HDFC बैंक काफ़ी लंबे अरसे से अंडर परफॉर्मर रहा है, और रिलायंस जो है वो भी 2800 वाला एक बार 2250 हो ही गया, लास्ट 6-8 महीने में काफ़ी अच्छा ड्रबिंग दिखा वहाँ पे। ये दोनों अगर अपना मीन रिवर्जन करते हैं तो बाजार वापस जा सकता है, आपकी क्या राय बन रही है? गुड मॉर्निंग अजय। अजय, मैं दोनों स्टॉक्स पे इंडिविजुअली टिप्पणी दूंगा। सबसे पहले अगर मैं HDFC बैंक की बात करूं, आज ही आप देखेंगे कि काफी मीडिया रिपोर्ट्स भी है इन टर्म्स ऑफ HDFC बैंक के मैनेजमेंट से एक कंसिस्टेंट कमेंट्री आते हुए कि उनको अभी डिजिटाइजेशन पे फोकस करना है, उनको न्यू एज टेक्नोलॉजीज पे फोकस करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि HDFC बैंक डिस्पाइट द फैक्ट, हम जानते हैं कि इन द प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस सेकेंड लार्जेस्ट बैलेंस शीट है, लेकिन डिस्पाइट दैट दे हैव लैक्ड इन डिजिटाइजेशन। तो ये बहुत अच्छा न्यूज है, बिकॉज आई थिंक आगे के जाते हम देखेंगे कि जो बैंक्स में डिजिटल फोकस ज्यादा होगा, ब्लॉकचेन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन ज्यादा होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि HDFC बैंक के पास पूरी क्षमता है इस पे फोकस करने की, कैपेक्स करने की, एज कंपेयर टू मेनी अदर पीयर्स। तो ये बहुत अच्छा न्यूज है फॉर लॉन्ग टर्म। दूसरी बात हम जानते हैं कि एक तो बैलेंस शीट क्वालिटी हमने पिछले 10 साल में देखा है एंड बियॉन्ड की HDFC बैंक को डिस्पाइट इट माइट बी अ स्लो ग्रोथ ऑफ लेट, बट कभी भी हमने बैलेंस शीट पे स्ट्रेस और नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट कभी भी उनके जो रेंज होते हैं उसके बाहर जाते नहीं देखा। कॉन्ट्री टू द फैक्ट कि काफी टर्न अराउंड बैंक्स लाइक ICICI बैंक, एक्सिस बैंक का ये केस नहीं था। तो हमें काफी क्षमता है कि HDFC बैंक विल कैच अप एंड कैच अप वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज अगर मैं हिस्टोरिकल वैल्यूएशन बैंड देखूं तो आज के तारीख पे ये करीबन ऑन अ ट्रेल बेसिस 3.5 प्राइस टू बुक मल्टीपल पे चल रही है, और जिस तरह के ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री आगे जाते हैं और बैलेंस शीट एक्सपेंशन है और मैनेजमेंट भी अभी काफी एग्रेसिव हो रहा है इवन इन द अनसिक्योर्ड लोन बुक। और अनसिक्योर्ड लोन बुक में चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि इनका अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो मैं फॉरवर्ड बेसिस पे देखूं तो इट इज कोटिंग एट अराउंड 2.7 2.8 प्राइस टू बुक मल्टीपल, जो HDFC बैंक अलॉन्ग विद इट्स सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन ऑफ इट्स सब्सिडरी मेरे ख्याल से काफी अट्रैक्टिव है और डेफिनेटली क्षमता रखता है पूरे बैंक इंडेक्स को आगे ले जाके। दूसरा पे बात करूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज में सबसे अच्छी बात यह है कि उसका एक जो बड़ा कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस है विच इज O2C, यहाँ पे बहुत सारे ग्रीन शूट्स हमें दिख रहे हैं। एक तो अच्छी बात यह है कि उनके पास एक कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी है। जब कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी होती है तो दे रिजर्व द राइट टू चूज के कहां से वो डिस्काउंटेड क्रूड ले सकते हैं, और आज की तारीख में हमने देखा है कि इवन रशिया इज डेस्परेट कि उनका जो हेवी क्रूड है वो काफी डिस्काउंट पे बेचने के लिए रेडी है, और रिलायंस इसको प्रोसेस करके जो यूरोप में आज की तारीख में डीजल और वो सब क्रैक्स की डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है वहां पे एक्सपोर्ट करता है। तो मेरा मानना है कि रिलायंस हैज द पोटेंशियल कि आने वाले टाइम पे रिकॉर्ड ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स प्रोड्यूस कर सकता है। उन्होंने रिफाइनरी का जो शटडाउन था वो भी डिले किया है, गोज टू शो कि यहाँ पे अच्छा ट्रैक्शन है। और इवन जो पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस है वहां से भी डिमांड बहुत स्ट्रांग है, और जिस तरह का नेचुरल गैस का इश्यू यूरोप और अन्य देशों में चल रहा है, मेरा मानना है कि इंडिया से पेट्रोकेमिकल का एक्सपोर्ट भी आगे जाते बढ़ने वाला है। उसके
दूसरे बिजनेसेस की बात करें, जियो में हम जानते हैं कि आरपूस आर इन अ कंसिस्टेंट अपवर्ड ट्रेंड, तो यहाँ से अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज हम देखेंगे। रिटेल बिजनेस में भी हमने देखा है, थैंक्स टू द फैक्ट कि अभी कोई कोविड का माहौल नहीं है, तो फुटफॉल्स काफी बढ़े हैं और हमने देखा है पैरेलली रिलायंस रिटेल हैज बिकम वेरी अग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। प्लस जो न्यू एज बिजनेस है, उनका जो एनर्जी वाला बिजनेस है, वहां पे भी हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं छोटे मोटे एक्विजिशंस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बना रहे हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, मेरा कोई दो राय नहीं है कि आने वाले 6 से 12 महीने के अंदर पूरी क्षमता है कि 2800 से 3000 का टारगेट ये कंपनी दिखा सकती है। 2800 से 3000 का टारगेट, अभी 2400 रुपये है लगभग, 400 रुपये का भाव बढ़ सकता है। जेंटलमैन स्टे विद अस। क्विकली हम शरद के पास जाते हैं और 3 त्रिमूर्ति स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जहां पे आज मूवमेंट हो सकता है फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। गुड मॉर्निंग शरद, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके रेडार पे? गुड मॉर्निंग अजय। तो सबसे पहले रिलायंस फोकस में रहेगा और आप चार्ट्स भी देख रहे थे, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि जो उनकी आर्म है रिलायंस न्यू एनर्जी, वो लिथियम वर्क्स की जो है एक्विजिशन कर रही है और ओवरऑल एक्विजिशन कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट $6 करोड़ का है और उनकी सब्सिडरी रिलायंस न्यू एनर्जी करने वाली है। और जो एसेट्स खरीदेंगे वो ऑफकोर्स जो सारे एसेट्स होंगे लिथियम वर्क्स के वो होंगी और एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी होगी चाइना में जो इस डील में शामिल होगी। ये जो ट्रांजैक्शन है जून 2022 को कंप्लीट होगा और इसका सिग्निफिकेंस यही है कि जो कंपनी जो एक्वायर करेंगे वो सेल टेक्नोलॉजीज जो होती है जो ग्रीन एनर्जी में लगती है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में उसमें काम आ सकती है। ये कंपनी का जो है बयान आया था प्रेस स्टेटमेंट में। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेज के भी देर रात जो है एक न्यूज़ आई है, ग्रीनको ने जो है कंपनी एक है जो आपकी ट्रांजिशन एनर्जी कंपनी है, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जारी की कि उन्होंने पार्टनर किया है कि वो अपने हाइड्रोजन फैसिलिटीज़ को शेयर करेंगी। अब जितने भी पावर रिक्वायरमेंट्स है अदानी ग्रुप के ओवरऑल जो है आप देख सकते हैं ग्रीन को जो है प्रोवाइड करने वाली है हाइड्रोजन फैसिलिटीज़ और 6 गीगावाट की एनर्जी की सप्लाई की बात की गई है। इसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम्स IT स्पेस में भी एक ऑर्डर जो है एक बड़ी ऑर्डर लिए गए हैं और एक एक्विजिशन हुई है और इस एक्विजिशन में जो US की कंपनी है मीडिया एजिलिटी उस पर जो है ओवरऑल एक्विजिशन किया गया है और ऑलमोस्ट $7 करोड़ का जो है एक्विजिशन कॉस्ट देखा गया है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो कंपनी जो टारगेट कंपनी है वो एक ग्लोबल क्लाउड पार्टनर है, तो डिजिटल सॉल्यूशंस पे एक हाई मार्जिन्स और वैल्यू एक्रेटिव डील देखे मिल सकता है। ऑल राइट, थैंक्स वेरी मच फॉर दैट शरद। गोदरेज प्रॉपर्टीज में वापस एक न्यूज़ आ रही है कि एक और इन्होंने नया प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा है और वहाँ पे एक्सपैंड कर रहे हैं। पार्थिव, आपने गोदरेज प्रॉपर्टीज को देखा है क्या? ये बहुत ही अनयूजुअल स्टोरी बन गई, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग वैल्यू क्रिएशन वाला स्टॉक करीब 2500-2600 वाला 1400 आ गया। उनका थोड़ा इशू हुआ था भी DB रियल्टी वाली डील जो शेयर होल्डर्स को पसंद नहीं आई, वो रिवर्स हुई। उन्होंने कहा हम रिवर्स कर देंगे, लेकिन कुल मिला के कुछ ऐसा लग रहा है कि गोदरेज प्रॉपर्टी हैज़ लॉस्ट इट्स मोजो। आपने उसको एनालाइज किया है क्या? देखिए अजय, कोई दो राय नहीं है कि रियल एस्टेट सेक्टर में गोदरेज प्रॉपर्टीज हैज बीन वन ऑफ द टॉप मोस्ट वेल्थ क्रिएटर, और ये ऐसे टाइम पे जब मैं जानता हूं कि पूरा जो रियल्टी पैक है टोटली अंडर परफॉर्मर था, वेल डिस्ट्रॉयर था। नो डाउट, अनफॉर्चुनेटली हम जानते हैं कि ये ग्रुप में एट द टॉप लेवल थोड़ा फैमिली इशू भी है इन टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट, और आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि DB रियल्टी वाला जो इशू था डिडंट बोर्ड वेरी वेल विद द इन्वेस्टर सेंटिमेंट। लेकिन अजय, मेरा मानना है कि ये कंपनी के पास पूरी क्षमता है कि इट कैन बाउंस बैक वेरी स्ट्रांगली। एक तो पहले से उनकी जो कंसिस्टेंसी है इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस मॉडल, ये बहुत ही शानदार है। कभी भी ये लोग उनका बैलेंस शीट एक्सेसिवली लेवरेज नहीं करते, काफी जॉइंट वेंचर्स पे बिलीव करते हैं, लैंड जनरली इजीली वो एक्वायर नहीं करते अनलेस एंड अनटिल काफी वैल्यू है। तो पूरा उनका मॉडल है, पूरा फ्रेमवर्क है। कोई भी प्रोजेक्ट में जब लैंड एक्विजिशन भी करते हैं तो कैसे ROIs बनेंगे वो सबका कैलकुलेशन काफी कंजर्वेटिवली करते हैं। दैट इज द की रीजन कि ये कंपनी की कंसिस्टेंसी काफी स्ट्रांग रही है। दूसरा अजय, मेरा मानना है कि जिन तरह का जोग्राफिकल पोजिशनिंग है फ्रॉम कंपनी लाइक गोदरेज प्रॉपर्टी, काफी बड़े बेनिफिशियरी होंगे विद द रेगुलेटरी चेंजेस कमिंग फ्रॉम रेरा। और रेरा भी हम देख रहे हैं कि स्टेट वाइज काफी अपग्रेड हो रहा है और काफी होम बायर्स का जो ट्रस्ट है वो बढ़ रहा है, जिसके वजह से आई थिंक ब्रांड इक्विटी पे ज्यादा फोकस रहेगा। एंड जैसे जैसे ब्रांड इक्विटी पे ज्यादा फोकस होगा, आज के तारीख में हम रियल एस्टेट डेवलपर से सुन रहे हैं कि उनका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो करीबन 25 से 30% बढ़ गया है थैंक्स टू स्टील एंड अदर कमोडिटीज लाइक सीमेंट। तो उस लिहाज से प्राइसिंग पावर ओनली ऐसे ब्रांडेड स्पेसेस में ज्यादा रहेगा और इनके पास भी ज्यादा क्षमता रहेगी उनके वेंडर्स से ज्यादा बार्गेनिंग पावर रखे। तो ऐसे इन्फ्लेशनरी माहौल में और स्पेशली ऐसे माहौल में जहां पे रेसिडेंशियल हाउसिंग
हाउसिंग का डिमांड काफी स्ट्रांग है, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसा स्टॉक मेरे ख्याल से आने वाले 2 से 3 साल में अच्छा आउट परफॉर्मर बन सकता है। ऑलराइट, सो गोदरेज प्रॉपर्टीज एक अच्छा आउट परफॉर्मर बन सकता है, ये पार्थिव को लगता है ना। टेक्निकल लेवल्स क्या कहते हैं स्टॉक के, वो भी हम एक्सपर्ट से लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ नरेश मीरानी भी बने हुए हैं। नरेश, मॉर्निंग। आप किस तरह का ट्रेड सेटअप रख रहे हैं, आप क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रख रहे हैं? आप दोनों ही निफ्टी, बैंक निफ्टी पे आप देखें तो ऑलरेडी दोनों अपने सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ही क्लोज हुए हैं। क्या बड़े रेजिस्टेंस लेवल होंगे, कैसे चाल देख रहे हैं, और आपके आज के कॉल्स क्या होंगे, ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगे? आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पे थोड़ा कॉशियस रहूंगा मैं, क्योंकि अगले 2 दिन में इवेंट है फेड का, और अगर हम देखें तो रिस्क रिवॉर्ड ग्रेट नहीं होता जब 2 दिन इवेंट में जाना है, क्योंकि कल अगर मुझे फिर से स्क्वायर करनी हो पोजीशंस, पोजिशनली होल्ड है मार्केट। निफ्टी ने 16,800 के ऊपर क्लोज दे दिया है, और बैंक निफ्टी ने भी एक 35,000 के मार्क के ऊपर क्लोज दे दिया, और ब्रेंट क्रूड जो एक क्रिटिकल फैक्टर रहा है वो फिर से 103-104 के पास आ गया, और अगर हम आगे के फ्यूचर्स देखें ब्रेंट के तो हम सब 100 आ चुके हैं। सो स्ट्रक्चर रेडी है। पोस्ट फेड इवेंट ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए। तब तक मैं स्टॉक स्पेसिफिक रहूंगा, मोर सो इंडिया डोमेस्टिक स्टोरी पर, जहां पे एक अनटूवर्ड रिस्क ना हो इवेंट का। सो वहां से स्टॉक्स रहेंगे मेरे तीनों। पहला स्टॉक बाय ऑन बाटा इंडिया। स्टॉक ने एक अच्छा करेक्शन दे दिया पहले से, और एक फॉल्स ब्रेकडाउन होते हुए अब ये फिर से 1830 1840 के ऊपर आने लगा है, एक स्विंग हाई क्रॉस किया है, और अगर हम देखें तो ये भी एक ओपनिंग अप थीम का स्टॉक हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। टारगेट 2000 प्लस, स्टॉप लॉस 1800। दूसरा है बाय जीपर, जिसने अच्छा वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दिया है कल, और ओवरऑल स्टॉक 360 380 से एक रीटेस्ट करा है 220 230 का, जहां पे लास्ट मेजर ब्रेकआउट था, और कल के मोमेंटम और प्राइस एक्शन के बाद लगता है ये मोमेंटम कुछ और दिन तक मेंटेन रहेगा। स्टॉप लॉस 250, टारगेट 290। और लास्ट स्टॉक है जो अगेन मैं ओपनिंग अप थीम जो कब से प्रेफर कर रहा हूँ, उसमें पीवीआर। स्टॉक ने एक कवर हैंडल ब्रेकआउट दे दिया 1700 के ऊपर, और फाइनली येस्टरडे एक क्लोजिंग आ गई है 1700 के ऊपर, और ये मोमेंटम ले जाना चाहिए 1900 के प्लस स्टॉक को। स्टॉप लॉस 1675। ऑलराइट, और नरेश, इसमें से आपकी टॉप कन्विक्शन कॉल कौन सी होंगी इन तीनों में से? वो रहेगा पीवीआर। राइट, तो क्लियरली यहाँ पर नरेश के नूर 3 शेयर्स उनकी तरफ से टेक्निकल रिकमेंडेशन के तौर पर, और इसमें कॉल ऑफ द डे उनकी तरफ से पीवीआर का स्टॉक हम देख रहे हैं। अनलॉक थीम का एक इम्पैक्ट है लगातार, इसके चलते पीवीआर के स्टॉक प्राइस में मूवमेंट बनती हुई आज सुबह भी ट्रेडिंग कॉल्स जब हम आपको बता रहे थे उसमें ये स्टॉक बताया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से शरद से जुड़ते हैं और उनसे आज बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज कौन से इम्पोर्टेंट फंड मीट्स, कौन से मीटिंग्स होने वाले हैं, और इन तमाम मीटिंग्स के मायने क्या है। शरद, बताएं। जी बिल्कुल, तो अहम मीटअप्स आने वाले हैं फंड हाउसेस के साथ, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ। तब देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का क्या इंपॉर्टेंट मीटअप्स है उसके बारे में फोकस करेंगे। तो आपका जो हिंडाल्को है वो आज डीएसपी इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले हैं। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पे भी जो है एक अच्छी जो है मीटअप होने वाली है डीएसपी म्यूचुअल फंड के साथ देखा जाए। और इसके अलावा टाटा मोटर्स में भी जो है वेलिंगटन मैनेजमेंट उनके जो है एक मीटअप कराने वाले, और ये आप स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि आज ये सारी मीटिंग्स होने वाली। और याद रखिए ये निफ्टी के स्टॉक्स है। अब बात करते हैं मिड कैप स्पेस के स्टॉक्स के, यहाँ पे ज़्यादा रिएक्शन देखने मिल सकता है। तो हमने जो है सबसे पहले लिए है आपके सफायर फूड्स, जो है आप बहुत सारे एनालिस्ट के आज मीटिंग है। मेट्रोपोलिस हेल्थ के जो स्टॉक में बहुत भारी दबाव देखने मिला है, वहाँ पर आज जेफरीज कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। हिरानबा इंडस्ट्रीज भी ऑलमोस्ट 13 संस्थात्मक निवेशकों के साथ मिलेंगे, और केयर रेटिंग्स आप देख सकते हैं 2.2 कैपिटल के साथ जो है मिलने वाले हैं। ये सारे जो मीटिंग्स हैं आज 15 मार्च को ही होने वाले हैं। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर मीट्स और एनालिस्ट मीट जिस पर आपको नजर बना के रखनी होगी। और अब एक और इन्फॉर्मेशन जो निकल कर आती हुई है कि यूक्रेन नेगोशिएटर की तरफ से आ रहा है कि 5th राउंड ऑफ बातचीत होगी दोनों देशों के बीच में मंगलवार को, यानी आज। तो देखते हैं बाजार इस क्यू को किस तरह से रीड करता है। फिलहाल आप इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी को देखें, मॉर्निंग में जो एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा था उससे काफी हद तक रिकवरी आई है। हम अगर एक व्यू लें, मानसी अगर आप देखें ना तो सारी आज ऑलमोस्ट बाय कॉल्स दी हैं हमारे एक्सपर्ट्स ने, तो लगता है कि शायद हो सकता है आज
मार्केट एक बार रीबाउंड सेशन जरूर दिखाए। रुद्रा क्या लग रहा है आपको कि एक बार के लिए अगर 17,000 यहाँ टच कर देता है बाजार, उसके बाद किस तरह की चाल होगी? या फिर एक ये बड़ा सपोर्ट लेवल था, एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल था 16,850, उसको क्रॉस करने के बाद दूसरा टफ रेजिस्टेंस जिसको टेस्ट करने के लिए कोई बड़ा ट्रिगर चाहिए होगा मार्केट को? Priyanka, I fully agree with Nuresh also. See, we have an event risk also. Fed का मीटिंग है, सबको मालूम है 0.25% इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है, and that is known to the market. But अभी मेरे को क्या इंपॉर्टेंट है, रिस्क रिवॉर्ड। लास्ट वीक वी वर एट 15,700, अभी हम लोग है 16,900 के आसपास, और 17,000 एक की हर्डल है, 200 मूविंग एवरेज इज ऑल्सो क्लोज बाय। सो मेरे को अभी लॉन्ग लेने में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, रादर आई विल बाय इट वंस इट क्लोजेस अबव 17,000। सो निफ्टी लेट इट क्लोज अबव 17,000, let us pass the Fed rate hike and then take a call on the long side. I will be definitely booking my profits on all the long position what I have taken last week, and I'll be waiting for the event to get out, and we will buy Nifty only after 17,000. I'm not bearish on market, I don't want to short, but I want to book my profits and I want to wait out for the event, and risk reward here it is not good. Let it cross 17,000, then I will buy. ऑलराइट, तो क्लियरली जिस तरह से रुद्रमूर्ति जी भी बता रहे हैं, बाजार में ऑफ कोर्स इनके पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जो आ रहे हैं उन्हें एंजॉय ज़रूर कीजिए, लेकिन साथ में भी जाने कि इवेंट स्पेसिफिक दिन है आज और कल का यूएस फेड की बैठक है, और इसी के चलते इवेंट रिस्क भी हो सकते हैं जिस पर हमें नज़र रखनी होगी। तो कॉशियस नज़रिया तो इस बाजार में ज़रूर रखकर चलना है। लेकिन इस बीच सस्ता क्रूड पार्थिव कई सारे सेगमेंट्स हैं जिनके लिए पॉजिटिव भी होता हुआ नज़र आ सकता है, पर्टिकुलरली OMCs की अगर बात करें, टायर, एयरलाइन, सीमेंट। क्रूड की चाल जिस तरह से हमने देखी, एक बड़ा उबाल देखने को मिला, वहां से अब जो कमजोरी आ रही है, इन तमाम सेक्टर्स से कोई सेक्टर जो आप पिक करना चाहें, या फिर अब अगर इन सेक्टर्स में आप फोकस कर रहे हैं? देखिए मानसी, हमारा व्यू ये रहेगा कि क्रूड में जो ये रैली बैठी थी बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, तो हमने देखा था करीबन $130 के आसपास ये चला गया था। आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, ग्लोबल सप्लाई ऑफ क्रूड है, वो रातों रात कोई चेंज हुआ है, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट हमने देखा कि क्रूड ऑयल में काफी गिरावट हुई है, करीबन $104 के आसपास आ चुका है। ये अच्छा पॉजिटिव न्यूज है, बिकॉज एक टाइम पे जब $130 था तब काफी कंसेंसस व्यू ऐसा भी बन रहा था कि ये 150, 180 वैसे के लेवल्स भी आएंगे, लेकिन अच्छी बात है कि हमने देखा है क्रूड नीचे गया है, और हमारा ऐसा मानना है कि आगे जाते आई थिंक ऑल्टरनेटिव सप्लाईज फ्रॉम कंट्रीज लाइक वेनेजुएला, ईरान, अगर यहाँ से सब सप्लाई आता है तो क्रूड में हम लोग डबल डिजिट भी लोअर लेवल्स पे देख सकते हैं। तो ऐसे माहौल पे हमारा ऐसा मानना है कि हमने देखा कि इंडिया के अंदर जो सेंसिटिविटी ज्यादा होती है काफी कंपनीज की, जिनके रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट काफी क्रूड रिलेटेड डिपेंडेंसी रहती है, तो उस लिहाज से वहां पे हमने काफी करेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं, करीबन टू द लेवल्स ऑफ 20 to 30%। तो ऐसे माहौल में हमें पेंट सेक्टर पे बहुत अच्छी रुचि है, बिकॉज यहाँ पे ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत अच्छी है। मार्जिन स्क्वीज हुए थे, लेकिन हमने देखा है कि ये कंपनीज में क्षमता है एक प्राइसिंग हाइक लेने की, और जब भी क्रूड का ट्रेजेक्टरी नीचे जाता है तब हम देखते हैं कि मार्जिन एक्सपेंशन भी होता है अलॉन्ग विद वॉल्यूम ग्रोथ। तो नेम्स लाइक एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स हमारे फेवरेट रहेंगे। यहाँ पे अच्छी कंपनीज है, काफी आगे जाते ग्रोथ प्लान्स है, नए प्लांट्स भी ऐड होने वाले इन टर्म्स ऑफ किलोलीटर्स ऑफ पेंट, तो डेफिनेटली मार्केट सेगमेंट भी उनका काफी स्ट्रांग है। दूसरा हमारा मानना है कि वन शुड ऑल्सो प्लेस सिलेक्ट केमिकल स्टॉक्स, जहाँ पे हमें आफ्टर द रिसेंट करेक्शन आरती इंडस्ट्रीज बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। आरती इंडस्ट्रीज को क्रूड अगर एक बैलेंस लेवल पे रहता है तो बहुत ही अच्छा एडवांटेज है, बिकॉज उनको भी अच्छा प्राइस थ्रू और प्राइसिंग पावर मिलता है, एंड बीइंग अ प्योर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्ले स्पेशली इन बेंजीन केमिस्ट्री, उनको मेरे ख्याल से ये क्रूड के करंट लेवल्स पे भी काफी अच्छा फायदा रहेगा गोइंग अहेड। और यूरोप से भी जिस तरह की डिमांड बढ़ने वाली है, आई थिंक दे विल बी एबल टू टैप न्यू कस्टमर्स। तो ऐसे सिलेक्ट थीम्स रहेंगे जो हमारा मानना है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि आगे जाते क्रूड अगर और भी वॉलेटाइल रहता है तो ये पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स रहेंगे। वैसे में आप अगर आरती इंडस्ट्री पे एक इन्वेस्टमेंट कॉल दे रहे हैं तो आप क्या लेवल्स के लिए यहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, आरती इंडस्ट्रीज में आगे जाते हम कॉर्पोरेट एक्शन करने वाले, इसमें आरती फार्मा लैब्स, उनकी जो फार्मास्यूटिकल डिवीजन की कंपनी है, ये काइंड ऑफ डीमर्ज होने वाली है। तो यहाँ पे भी मेरा मानना है कि शेयर होल्डर्स के लिए काफी अच्छी वैल्यूएशन अनलॉक होगी, बिकॉज
बिकॉज अगर ओवरऑल ये ग्रुप का कैपेक्स देखे तो टोटल दे आर टारगेटिंग 5,000 करोड़ ऑफ कैपेक्स इन द नेक्स्ट 3 इयर्स, जिसमें से करीबन 1,500 करोड़ फार्मा बिजनेस में जाएंगे और 3,500 करोड़ उनके स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में जाएंगे। तो अगर मैं इनका एसेट टर्न्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखूं और बैलेंस शीट जिस तरह से एक्सपैंड हो रहा है और नए कस्टमर्स और नए प्रोडक्ट्स ये लोग ऐड कर रहे हैं, स्पेशली इन क्लोरोटोल्यूइन, हमारा मानना है कि ये शेयर आने वाले 3 से 3.5 साल के अंदर यहाँ से डबल हो सकता है। 3 से 3.5 साल में यहाँ से डबल हो सकता है, ये क्यों प्योरली इन्वेस्टमेंट कॉल है। लेकिन क्योंकि सेक्टर बहुत अच्छा टच बेस किया पार्थ ने, इस पर भी एक व्यू ले लेते हैं। राहुल, स्पेशलिटी केमिकल एक जो हमने ट्रिगर भी देखा है कहीं ना कहीं से, क्योंकि जिस तरह से अब चाइना पे रिस्ट्रिक्शंस है, वहाँ का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट लॉक्ड है, वहाँ से वो क्लोज्ड है, कई सारे एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस है, जिसका फायदा कल हमने दीपक नाइट्रेट को मिलते हुए देखा। आरती इंडस्ट्री इस वक्त पार्थ को पसंद आ रहा है, पूरा केमिकल स्पेस भी बजिंग हो जाता है, फेवरेबल हो जाती है इंडियन सिचुएशन जब चाइना से एक्सपोर्ट्स बंद होते हैं। ऐसे में आप टेक्निकली चार्ट्स पर कौन सा स्टॉक देख रहे हैं जहां अब भी बाउंस बैक पॉसिबल है, ट्रेडिंग कॉल्स ली जा सकती है? देखिए प्रियंका, डेफिनेटली हमने जिस तरीके से केमिकल क्षेत्र में बढ़त देखी है और वहाँ पे चलते बहुत सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किए हैं। दीपक नाइट्राइट को देखेंगे तो वहाँ पे उसने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है और आरती इंडस्ट्रीज़ भी डेफिनेटली मेरे रेडार में था। अगर उसको भी हम अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है कि जो आरती इंडस्ट्रीज़ है वो करीबन आपको 900 रुपये से लेकर 920 रुपये तक की चाल दिखा सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज़ में मुझे ट्रेड करना ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है और अगर आप देखेंगे तो ये लेवल्स 900-920 के बहुत ही जल्द आपको आते हुए दिखेंगे आरती इंडस्ट्रीज़ के अंदर। क्लियरली हमारे फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही एक्सपर्ट का कन्विक्शन जो है आरती इंडस्ट्रीज पर नजर आ रहा है। मजबूती के साथ ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आगे भी तेजी के पूरे आसार यहाँ दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर आज कौन से शेयर्स हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन से आई हैं हमारे पास बताने के लिए पूजा त्रिपाठी अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हैं? जी, शुरुआत सबसे पहले ऑटो से कर लेते हैं। ऑटो सेक्टर पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई है जिसमें कि वो बजाज ऑटो में खरीदारी की राय अपनी बरकरार रखे हुए हैं। लक्ष्य देख रहे हैं 4,248 रुपए प्रति शेयर का। वहीं आयशर मोटर्स पर भी खरीदारी की राय बरकरार है, लक्ष्य है 3,127 रुपए प्रति शेयर का। प्रीमियम मोटरसाइकिल और एक्सपोर्ट सेगमेंट पर ये काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं आयशर मोटर्स के। इसके अलावा बंधन बैंक पर भी सीएलएसए ने अपनी रिपोर्ट जारी की जिसमें कि आउटपरफॉर्म की राय को अपग्रेड कर दिया है, खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य देख रहे हैं 340 रुपए प्रति शेयर का। कवरेज बेहतर हो रहा है। इसके अलावा रिस्ट्रक्चर बुक के प्रदर्शन पर फोकस रहेगा। कंपनी की एसेट क्वालिटी भी काफी बेहतर हो रही है। इसके अलावा एमएफआई कारोबार में एक टर्निंग पॉइंट देखने की उम्मीद जताई जा रही है बंधन बैंक के केस में। अब आते हैं कुछ कंज्यूमर सेगमेंट के स्टॉक्स पर। जेपी मॉर्गन ने कवरेज किया जिसमें कि कमोडिटी में चैलेंजेस के कारण इनका मानना है कि नतीजों पर असर देखने को पड़ सकता है। इसमें गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और क्रॉम्पटन ग्रीव्स का रिस्क रिवॉर्ड इस सेगमेंट में काफी बेहतर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। महंगाई के समय डीमार्ट को फायदा संभव होने की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ एशियन पेंट्स और पिडिलाइट जैसे शेयरों के ईपीएस घटने की आशंका बताई जा रही है। तो इस पूरे सेगमेंट में गोदरेज कंज्यूमर और क्रॉम्पटन ग्रीव्स काफी बेहतर लग रहा है, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। और आखिर में बात करते हैं एनबीएफसी स्पेस की। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है जिसमें कि ग्रोथ रिकवरी में देरी संभव है। इनका मानना है लोन ग्रोथ अनुमान को 2 से 4% घटा दिया है और इस पूरे माहौल में जो इनके टॉप पिक हैं वो है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, एचडीएफसी और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। ये काफी बेहतर दिखाई दे रहा है और ये इनकी टॉप पिक है। ऑलराइट, तो ये सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स होंगी। पूजा, थैंक्स वेरी मच ये सब हमारे लिए कंपाइल करने के लिए। एक बार कुछ और स्टॉक्स पर व्यू समझ लेते हैं। रुद्र, आप पेटीएम पर किस तरह से टेक्निकल लेवल्स देख रहे हैं? मैक्वायरी की एक अंडर परफॉर्मेंस की रिपोर्ट थी और 700 को टारगेट था, तो उससे भी नीचे है पेटीएम। ऐसे में क्या दिख रहा है यहाँ से? अभी भी फिलहाल वीक दिख रहा है आपको? टेक्निकल बाउंस बैक होगा? कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स को? प्रियंका, आई एम श्योर लास्ट टाइम हम ईटी नाउ स्वदेश में ही पेटीएम को आई सेड नो टू पेटीएम एंड इवन नाउ आई से नो टू पेटीएम। What is very important टेक्निकली हम ये देखना है तो ए फॉलिंग नाइफ का पैटर्न है एंड आई डोंट वांट टू कैच द फॉलिंग नाइफ।
इधर बॉटम का कुछ कंसोलिडेशन पैटर्न, बॉटम फॉर्मेशन पैटर्न टेक्निकल्स में नहीं हो रहे हैं। एंड फर्स्ट क्रूशियल लेवल इट ब्रोक वाज 1280, बाद में अगेन इट ब्रोक नेक्स्ट सपोर्ट विच वाज एट अराउंड 1000 रुपी, एंड अभी 1000 रुपी रेजिस्टेंस हो रही है। अगेन इट ब्रोक द सपोर्ट विच वाज एट अराउंड 750, एंड नाउ yesterday's का फॉल हैज हैपेंड with huge volume, so price is falling with high volumes. मतलब क्या है? This stock is just falling, and don't catch the falling knife. I will still avoid Paytm and I will look for better opportunity. There are a lot of good stocks available for investment. For trading also no, and for investment also big no on Paytm, even at current levels of 675. Let it give you base formation ka pattern, and I will buy it at a higher price once I see some base formation. I don't want to catch a falling knife. Right, अजीत, कल हमने देखा कि ये क्रेडिट एक्सेस, उज्जीवन, ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, आरबीआई के कुछ नए क्लैरिफिकेशन और नॉर्म्स के बाद काफ़ी ज़्यादा शार्प अपमूव आया था लास्ट आवर ट्रेड में। क्रेडिट एक्सेस और उज्जीवन चार्ट्स पे आप हमारे लिए रीड कर सकते हैं? देखिए अजय, क्रेडिट एक्सेस डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे तो स्टॉक में कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का बायस रहा है, जहां पे कि उज्जीवन इज स्टिल इन अ डाउन ट्रेंड। 500 से लेकर 850 की एक बेसिकली रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट जो ऑफ लेट जो कैंडल्स बनी है, जो जहां मूव आया है डिसाइसिव कैंडल्स पे, वहां पे वॉल्यूम्स काफी अच्छे रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि पॉसिबिलिटी है कि इस बार शायद ये 850 की लेवल्स को, जो उसका अपर बैंड है, उसको ब्रेक करे और जो प्रीवियस रिकॉर्ड हाई है 1000 प्लस तक का जोन, उसको रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। बट क्योंकि कल का कैंडल काफी डिसाइसिव था, मतलब 14% के मूव के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉसेस थोड़े से डीपर हैं, तो 760 760 के अराउंड का स्टॉप अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन कंसीडर अराउंड द करंट लेवल्स, या फिर एक दो दिन के कंसोलिडेशन का वेट करिए। आपको अगर ये एक बार को 790 780 के जोन में मिलता है तो इट कुड बी अ बेटर बाय। 850 फर्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट 1000। पार्थिव, ये जो खबर आ रही है कि शेंजन में फ्रेश लॉकडाउन हो रहे हैं, लास्ट टाइम जब कोविड के चलते शेंजन और कुछ और सिटीज में लॉकडाउन देखा था, केमिकल स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड हुए थे। कल हमने देखा कुछ केमिकल स्टॉक्स दीपक नाइट्रेट जैसे एक्टिव थे। कहीं बाजार वापस तो वो माहौल बनाने का रीड तो नहीं कर रहा है? आपने देखा है क्या इसको क्लोजली, इस इशू को? यस अजय, एक्चुअली ये जो चाइना से न्यूज़ आए और येस्टरडे हमने सुना कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है जहाँ से काफ़ी हद तक जो कमोडिटाइज केमिकल प्रोडक्ट्स है, स्पेशली नेम्स लाइक फिनॉल का ज़्यादा प्रोडक्शन है, तो मार्केट एट दिस जंक्चर इज अज्यूमिंग द फैक्ट कि यहाँ पे जो लॉकडाउन होगा उसके वजह से एक सप्लाई डिसरप्शन वापस होगा, और एक हमने नीजक रिएक्शन कल काफ़ी केमिकल कंपनी से देखा था। लेकिन मेरा मानना है अजय, ये थोड़े अर्ली डेज है, लोग काफी क्षमता रखते हैं कि बिफोर एनी सच इवेंट, और जिस तरह से पोस्ट विंटर ओलंपिक्स उन्होंने काफी इन्वेंट्रीज बढ़ाई थी, तो सप्लाई रातों रात कम होगा ये अभी कोई वैलिडेट नहीं हुआ है। सो आई विल टेक प्रॉब्ली दिस न्यूज करंटली विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन एक बात सही है कि इंडिया इज डेफिनेटली बिकमिंग द सेकेंड बेस्ट प्रिफर्ड सप्लाई चेन फॉर द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल केमिकल्स, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स। तो इसका आई थिंक एडवांटेज हम डेफिनेटली देखेंगे, एंड ये एक कंसेंसस व्यू भी है काफी मैनेजमेंट्स की कमेंट्री में। हम जब कॉन कॉल सुनते हैं तो वो यही बताते हैं कि उनका जो पूरा आगे जाते कैपेक्स है इज ड्रिवन बेस्ड ऑन द फैक्ट कि एक सप्लाई चेन बेस्ड मॉडल पे काफी इंटरनेशनल कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट रहती है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी और प्रोडक्शन का साइज। तो उस लिहाज से जो बड़ी कंपनीज है आज की तारीख में जिनका बहुत ही अच्छा कैपेक्स का रोड मैप है और जिनके पास काफी बैकवर्ड इंटीग्रेशन की क्षमता है, जो चाइना पे कम डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट्स, तो ये कंपनीज डिस्प्रोपोर्शनेटली मेरे ख्याल से आने वाले 3 से 5 साल में बेनिफिट होंगे। और अच्छी बात यह है कि वैल्यूएशंस अभी थोड़े रैशनल हुए, बिकॉज ये सब कंपनीज में हमने फ्रॉम द पीक एनीवेयर बिटवीन 15 to 30% का करेक्शन भी देखा है, तो यहाँ पे अभी हमारी डेफिनेटली रुचि रहेगी। तो ये केमिकल स्पेस पे, स्पेशलिटी केमिकल पे और राय रहेगी पार्थिव की दीपक नाइट्रेट पर। और इस वक्त एसएक्स निफ्टी को आप देखें, इंडिकेटिव प्री ओपन में आप देखें तो यहाँ पर आपको 40 और पॉइंट्स की बढ़त दिखाई दे रहा है। 16,900 के ऊपर खुलने की तैयारी कर रही है निफ्टी। और हमारे एक्सपर्ट्स का आज भी देखिए ओवरऑल यही व्यू था। निफ्टी पर लॉन्ग कॉल से कि हमारे एक्सपर्ट्स ने आज किस किसने दिए, जहाँ हालांकि
कुछ एक्सपर्ट्स को ये भी लगता है कि एक नॉन इवेंट इसे एक बड़े इवेंट से पहले फिलहाल इसे अवॉइड करने की सलाह होगी, लेकिन यहाँ पर राहुल इज बुलिश ऑन निफ्टी, अजीत इज बुलिश ऑन निफ्टी एंड कुणाल इज ऑल्सो बुलिश ऑन निफ्टी। तो निफ्टी इस वक्त ऊपर की चाल देख रहे हैं। रुद्रा को लगता है कि अगर यहाँ ऊपर होती है मार्केट तो सेल ऑन राइज का ट्रिगर है, और नरेश मानते हैं कि अभी फिलहाल कॉशियस रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए मार्केट्स को बाइंग को, क्योंकि इन वेक ऑफ फेड मीटिंग। सो ये एक आपके सामने एक पूरा व्यू निकल कर आ रहा है। निफ्टी पर आप किस तरह का आज कन्विक्शन रख सकते हैं, तो 5 एक्सपर्ट्स की राय आपके सामने। और देखिए एसएक्स निफ्टी इस वक्त आपको और थोड़ा सुधरते हुए दिखाई दे रहा है, 16,933 के पास, लगभग 60 पॉइंट्स की आपको बढ़त दिखाई दे रही है। सुबह एसएक्स निफ्टी आपने देखा रिकवर हुआ, और उसके बाद डाउ फ्यूचर्स आप ऊपर देख रहे हैं, एशियन मार्केट्स आप ऊपर देख रहे हैं। तो एक बाउंस बैक के लिए तो मार्केट प्ले आउट करेगा, लेकिन वो बाउंस बैक कितना सस्टेन करेगा इस पर भी हम लगातार आपको व्यू अपने एक्सपर्ट से दिलवाते रहेंगे। एसएक्स निफ्टी को देखकर रुद्रा, सेल-ऑन आप इस वक्त सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी जो दे रहे हैं, आप कहां तक राइज देख रहे हैं और उसके बाद सेल करेंगे? I want to exit my existing long position. I was long last week positionally and I will be booking profits on that. मैं short नहीं करना चाहता हूँ, मेरे पास क्या long है उसको profit booking करना चाहता हूँ। और because we have Fed event number 1, second for us this level of 16,900 to 17,000 ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मेरे को इधर फ्रेश बाइंग करने में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर अ डिप, एग्जिट माय एग्जिस्टिंग पोजीशन। मैं 17,000 का ऊपर क्लोज होने के बाद ही फ्रेश लॉन्ग पोजीशन लेना चाहता हूं, नॉट एट करंट लेवल्स फॉर श्योर। Call you that you want to avoid right now, आप इन लेवल्स पे अवॉइड करना चाहते हैं, आप नहीं बाय करना चाहते हैं। ऑलराइट, पॉइंट टेकन। राहुल, कैसी दिख रही है प्री ओपन आपको? जी, प्री ओपन टिक्स मेरे को काफ़ी पॉजिटिव लग रही है, बट अगर पोजीशन बनाने की बात है अगर इंडेक्स में, पर्टिकुलरली ऑन निफ्टी, तो मेरा मानना है कि कल की जो क्लोजिंग थी उसके आसपास अगर आए तब हम वहाँ पे परचेज कर सकते हैं। एक 16,750 के जो लेवल्स हैं उनको स्टॉप लॉस मानते हुए मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने रिकवरी कल देखी है और आने वाले ऑल्दो जो इवेंट्स हैं वो डेफिनेटली कंसर्न है मार्केट के लिए, तो थोड़ा सा कॉशियस रह के आप ट्रेड करें, ज़्यादा बड़ी लाइक क्वांटिटी को के साथ में कमिटमेंट ना करें, मेरा ये एडवाइस रहेगा सभी ट्रेडर्स के लिए। बाकी ऑन द लॉन्ग साइड मुझे लगता है कि डेफिनेटली 17,000 विल बी अ चैलेंजिंग लेवल, बट वंस वी क्रॉस इट आई थिंक मार्केट विल गेन मोमेंटम, और मुझे लगता है ऑन द अपसाइड 17,150 के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैं तो इसमें लॉन्ग के साइड ही अपनी सलाह रखूंगा। पॉइंट तक निफ्टी को ऊपर लेके गए थे, अभी 46 पॉइंट है, एक बार 9.8 पे सेटल हो जाएगा, फिर कुछ शेयर्स भी सेटल हो जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। जल्द अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कारों का विकल्प आपके पास होगा। टाटा मोटर्स और एमजी मोटर्स बड़े मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, अफोर्डेबल कार सेगमेंट में उतरने की इनकी बड़ी योजना है। ये एक एक्सक्लूसिव खबर है जो हमारे सहयोगी उत्कर्ष आपको दे रहे हैं। उत्कर्ष, गुड मॉर्निंग, बताएं सर। देखिए, इस समय जब आप ईवीज़ को देखते हैं तो ईवीज़ इस समय महंगी हैं और बड़ी हैं, क्योंकि या तो सेडान है या एसयूवीज़ हैं। लेकिन टाटा मोटर्स इस कहानी को बदलना चाहता है। अभी भी उसके पास 70% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है, बट अब कंपनी कोशिश कर रही है चैलेंजर सीरीज़ लाने की। जो चैलेंजर सीरीज़ है उसमें इस समय कंपनी 8 लाख का नंबर इंटरनल टारगेट R&D टीम को दिया गया है। 8 लाख के अंदर आपको हैचबैक ईवी निकालनी है, और ये 8 लाख ऐसा नहीं कि कुछ भी करके एक ईवी बनानी है आपको 8 लाख के अंदर वही फीचर्स रखने हैं, वही परफॉर्मेंस रखनी है जो इस समय नेक्सॉन में है, जो इस समय टिगोर में है, और उस क्वालिटी को मेंटेन करते हुए 8 लाख पे लाना है कि मास मार्केट में ये गाड़ी जा सके। टाटा मोटर्स की तैयारी पूरी है। टाटा मोटर्स के बाद कौन है यहाँ पर? एमजी मोटर्स की भी कोशिश है कि 7 से 8 लाख में एक नई गाड़ी बनाई जाए। हमारे सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि कंपनी अब इसमें फंडिंग जुटाने में जुटी हुई है, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि कुछ दिनों के अंदर एमजी मोटर्स भी स्पेस में आ सकती है। तो एमजी मोटर्स, टाटा मोटर्स 2 साल के अंदर का टाइम पीरियड है यहाँ पर, और मास मार्केट में हलचल होगी। मास मार्केट ईवीज़ में विदाउट मारुति, क्योंकि मारुति ने हमें याद होगा वैगन आर पहले बनाने की कोशिश करी थी और उन्होंने 10 लाख से नीचे में व्हीकल नहीं बना था, इसलिए उसको आगे खींच दिया गया था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। अब अगली गाड़ी ने 2024-25 में कौन सी गाड़ी आएगी? सेगमेंट अभी तो बताया जा रहा है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी होगा, लेकिन क्या मारुति भी इस मास मार्केट सेगमेंट में घुसेगी? क्योंकि मास मार्केट के लीडर तो इसमें मारुति हैं, वो देखने वाली बात होगी।
ठीक है, तो ये इसमें टाटा मोटर्स भी शामिल है, एमजी भी शामिल है, लेकिन एक महीने का अगर आप रिटर्न के हिसाब से देखेंगे तो उसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, करीब 12% का टाटा मोटर्स ने। पार्थिव आपसे ही समझना चाहते हैं, देखिए ये लीडर तो है, आज भी 10 में से 7 गाड़ियां अगर आप ईवी की देखते हैं तो टाटा मोटर्स की है, अभी और तेजी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये प्राइस में डिस्काउंट हो रहा है? देखिए, आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि जो रिसेंटली टाटा मोटर्स में हमने जो करीबन 500 लेवल्स से ऑलमोस्ट 400 लेवल्स की जो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी देखी, ये फैक्टरिंग कर रहा है कॉस्ट इन्फ्लेशनरी प्रेशर और जो यूरोप में बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो एक ऐसा मानना है कि लग्जरी कार सेगमेंट में एक इम्पैक्ट आ सकता है बिकॉज ऑफ डिलेड चिप शॉर्टेज। आई थिंक ये सब न्यूज़ टाटा मोटर्स काइंड ऑफ फैक्टरिंग कर रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि आगे जाते डिस्पाइट द फैक्ट कि हम लोग डोमेस्टिक सेगमेंट में और उनके ईवी सेगमेंट में एक वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे, लेकिन द बिग क्वेश्चन इज विल दैट बी इनफ इन टर्म्स ऑफ रिकूपिंग जो 1-2 क्वार्टर्स में बड़े मिस हम लोग प्रॉब्ली एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द करंट रीजंस दैट आई मेंशन्ड। बहुत ही जरूरी है और एक चीज अच्छी है कि मैनेजमेंट ने पहले से बताया कि उनका जो फ्लैगशिप बिजनेस है विच इज जैगुआर लैंड रोवर, वहां पे ऑर्डर बुकिंग काफी स्ट्रांग है, लेकिन डिलीवरीज के डिले होने की वजह से और जो कमोडिटी रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट जो बढ़ने की वजह से हो सकता है उनका जो टारगेट है टू जनरेट फ्री कैश फ्लो फ्रॉम दिस बिजनेस थोड़ा डिलेड हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसको एक स्टैगरिंग मैनर अप्रोच से बाय करे। हमारा डेफिनेटली ये सोचना है कि इन टर्म्स ऑफ प्योर वैल्यूएशन प्ले टाटा मोटर्स इन दी ऑटो पैक और स्पेशली पैसेंजर व्हीकल और सीवी सेगमेंट में वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक है और आगे जाते जैसे जैसे अर्निंग्स में एग्जीक्यूशन हम बेटर देखेंगे, मार्जिन इंप्रूव होते देखेंगे, यहाँ से री रेटिंग की भी क्षमता है और ईवी बिजनेस में बिकॉज ऑफ द पीई डील एक वैल्यूएशन बन गया है जो डेफिनेटली हेल्प करता है फ्रॉम डाउनवर्ड कुशनिंग। तो टाटा मोटर्स को हर गिरावट पे हम खरीदने की सलाह देंगे। टाटा मोटर्स का एक और बिजनेस है जो बहुत कम जिस पर बातचीत हो रही है अभी, और वो है सीवीज का बिजनेस, कमर्शियल व्हीकल। इनफैक्ट कल ही इकोनॉमिक टाइम्स को टाटा मोटर्स के सीवी बिजनेस हेड ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री भी दी है। इसका असर सिर्फ टाटा मोटर्स पे ही नहीं बल्कि प्योर सीवी कंपनीज जैसे एस्कॉर्ट्स और अशोक लेलैंड पर भी होने की उम्मीद है। अजीत, अगर एस्कॉर्ट्स और अशोक लेलैंड के चार्ट्स को आप हमारे लिए रीड करें, क्योंकि अगर टाटा मोटर्स जिसका लायंस शेयर है सीवी का, अगर उन्हें लगता है कि सीवी बिजनेस 2 साल में टर्न अराउंड होकर बढ़ेगा आगे, तो बाकियों के लिए भी ये अप्लाई होगा। तो अगर किसी को बेट लेनी हो सीवीज पे तो अशोक लेलैंड, आइशर को आप चार्ट्स पे कैसे रीड करेंगे? बिल्कुल, देखिए अजय, यहाँ पे टाटा मोटर्स ने काफी अच्छा पैसेंजर व्हीकल में जरूर किया है, बट सीवी स्पेस में जिस तरीके से हमने देखा था अशोक लेलैंड ऑफ लेट अभी कुछ टाइम पहले अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट किया था और वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को जरूर मिला है। मुझे लगता है कि काफी अच्छी करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है फ्रॉम द हाइज ऑफ अराउंड 160 to 100 लेवल्स और यहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का बायस बन रहा है बिकॉज वीकली चार्ट्स पे या फिर आप कहें तो ये जोन है बेसिकली मंथली चार्ट्स के अराउंड पे 1995 का, वो काफी मेजर सपोर्ट एरिया था। तो ये सारे इंडिकेशन तो ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम जरूर स्पेंड कर सकता है अशोक लेलैंड, बट ग्रेजुअली यहाँ से आप देखेंगे कि 120-125 तक के लेवल्स पोजिशनली इसमें रिटेस्ट करने का पोटेंशियल है। आइशर मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे भी काफी अच्छा ट्रैक्शन बना है, बट ब्रॉडली एक रेंज में ही है। अगर बात करें तो कंपैरेटिवली अंडर परफॉर्मेंस कम आई है इसमें अगर ओवरऑल सेक्टर की बात करें तो, बट यहाँ पे रिकवरी भी थोड़ी सी ग्रेजुअल होगी। तो अगर प्रेफरेंस की बात करें तो अशोक लेलैंड शुड बी प्रेफर्ड एट द करंट लेवल्स। ऑलराइट, दिस वुड बी व्यू बाय अजीत। पार्थिव, आप आईटी स्टॉक्स को किस तरह से देखते हैं, इंडियन आईटी स्टॉक्स को इनफैक्ट कैसे देखते हैं? कल भी हमने देखा, हालांकि बहुत शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स है, लेकिन यूएस में नैस्डैक पे जो टेक्नोलॉजी के कारण नैस्डैक क्रैक हुआ, हैंडसैक पे भी आप टेक शेयरों पे एक स्लम्प देख रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंडियन स्टॉक्स अगर आप देखें, इंडियन आईटी स्पेस ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट रीसेंट करेक्शन में ज़्यादा पार्टिसिपेट भी नहीं किया। और आप कल के डिलीवरी वॉल्यूम्स आप इन्फोसिस के या दूसरे और HCL टेक के, विप्रो के देखें, तो क्या अब हम Q4 स्ट्रॉन्ग Q4 को एंटिसिपेट कर रहे हैं? ये एक रीडिंग होनी चाहिए। देखिए प्रियंका, रिसेंटली एक डेटा पॉइंट आया है जहाँ पे एफपीआईज और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आईटी सेक्टर के अंदर बिकॉज ऑफ द हायर वैल्यूएशन और अच्छे प्रॉफिट्स जो मिले हैं काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग की है। और हमने देखा है कि इवन फ्रंटलाइन आईटी नेम्स फ्रॉम द पीक लेवल्स डिसेंट करेक्शन में आए हैं। और जो Q3 के रिजल्ट्स के जो ट्रेंड है, जो सीजनली काइंड ऑफ इतना स्ट्रॉन्ग क्वार्टर नहीं रहता है, डिस्पाइट द फैक्ट हमने काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखा। और हम लोग देख रहे हैं कि एक डिस्पैरिटी भी हो रही है इन फ्रंटलाइन आईटी नेम्स
पॉइंट्स जहां पे नेम लाइक टीसीएस थोड़ा कंसोलिडेट जैसा हो रहा है फ्रॉम द पीक लेवल्स इट हैज करेक्टेड और इतना ज्यादा रैली नहीं किया है, लेकिन जो सेकंड फ्रंटलाइन नेम है विच इज इन्फोसिस ऑलमोस्ट ऑल टाइम न्यू हाइज बना रहा है। तो गोज टू शो कि ये जो सेक्टर है यहाँ पे आगे जाते मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। और अभी तक की जितनी भी मैनेजमेंट कमेंट्री हमने सुनी है इट इज नॉट अबाउट अ कपल ऑफ क्वार्टर्स और अ ईयर। उनका ये मानना है कि ये जो आईटी में तेजी आई है वो स्ट्रक्चरली काफी स्ट्रांग है, जो आने वाले 2 से 3 साल तक सस्टेन हो सकती है। बिकॉज जिस तरह की डील पाइपलाइन है, जिस तरह के नए एरियाज के अंदर जो नया इन्वेस्टमेंट हो रहा है और स्पेशली जो डिजिटाइजेशन एज अ मार्केट शेयर जो इंडियन आईटी कंपनीज गार्नर कर रही है, और इवन हमने देखा कि अनलिस्टेड स्पेस के अंदर भी एसेंचर जैसी कंपनी का जिस तरह का मार्केट आउटलुक है बोर्ड्स एक्सट्रीमली वेल नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल कंपनीज बट पूरे सेक्टर के लिए। तो उस लिहाज से मेरा मानना है कि इन्वेस्टर्स के लिए यही अच्छा रहेगा कि 2 फ्रंटलाइन नाम में एक बास्केट बनाए विच विल बी समथिंग लाइक टीसीएस और इन्फोसिस, और 2 मिड कैप शेयर्स जिसमें कि समथिंग लाइक इन टाटा एलेक्साई और एल&टी टेक्नोलॉजीज, ऐसी कंपनीज का एक बास्केट बना के होल्ड रखे। मेरा मानना है कि ये डिफेंसिव भी रहेंगे अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस और बढ़ता है, करेंसी और डेप्रिशिएट होती है बिकॉज ऑफ द फिस्कल डेफिसिट वरी, तो इट बिकम्स अ गुड डिफेंसिव सेक्टर प्लस फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग सेक्टर्स है और आगे जाते मेरा मानना है कि अच्छा रिटर्न्स देने में क्षमता रखेंगे। रखा जा सकता है टाटा ग्रुप के एक बेहतर शेयर्स हैं। खैर आगे हम बढ़ते हैं क्योंकि बाजार अभी खुलने को है। ठीक उससे पहले हम एक खबर आपके लेके आते हैं, वो आपको पंकज बताते हैं। क्या खबर है पंकज जी आपको बताएंगे। तो आज एक स्टॉक निर्मा सीमेंट या नोवोको विस्टा कॉर्पोरेशन जो रिसेंटली लिस्टिंग हुई है वो फोकस में रहेगी। उनका 1 मंथ रिटर्न आपके स्क्रीन पे, मंथ टू डेट रिटर्न आपके स्क्रीन पे है 15%, 1 मंथ 1.5%, 3 महीने में अबाउट 25% डिक्लाइन। ना इसमें एक इंटरेस्टिंग डिस्क्लोजर आया है प्रमोटर से। प्रमोटर्स एंड ऑफ फेब से ऑलमोस्ट 8 to 9 इंस्टेंसेज रहे हैं जब उन्होंने छोटा छोटा करके अपना स्टेक बढ़ाया है विद द रीसेंट वन बीइंग 25,000 जिसका डिस्क्लोजर कल आया है। 3 मार्च को उन्होंने ये शेयर पिकअप किए हैं। टोटल मैंने देखा फरवरी 2022 से 9 इंस्टेंसेस रहे हैं जब उन्होंने स्टेक पिकअप किया है। टोटल एक कंपनी है जिसमें उन्होंने 59.17% जो प्रमोटर स्टेक था उसको ले बढ़ाकर 59.42% स्टेक बढ़ा दिया है। तो उन्होंने अपने स्टेक का छोटा छोटा एक्विजिशन करके क्लोज टू अबाउट 0.3% स्टेक, 0.25% स्टेक एक्चुअली कंपनी में बढ़ा दिया है पिछले ऑलमोस्ट 1 मंथ में। 9 छोटे छोटे इंस्टेंसेस है विद द रीसेंट वन बीइंग 25,000 which they have disclosed yesterday. However, the deal happened on March 3rd. ठीक है, तो इंटरेस्टिंग खबर है। आज इस शेयर पे हम ज़रूर ध्यान रखेंगे और इनोवो को जैसे ही खुल जाएगा तो उसके बाद इसके लेवल्स पे भी हम आपको एक बार जरूर नोटिस करवाएंगे। खैर बाजार जहाँ पे फ्रीज हुआ है वो लेवल्स मैं आपकी स्क्रीन पर एक बार रख देता हूँ। आज निफ्टी ठीक खुलेगा और आज करीब 29 पॉइंट की बढ़त के साथ 16,900 पे पहला टिक आएगा। यहीं से एक रेजिस्टेंस का एरिया शुरू होता है, यहीं से बाजार की नई तेज़ी भी आ सकती है और यहीं से बाजार हो सकता है थोड़ा साइडवेज भी हो जाए क्योंकि ये थोड़ा छोटा हफ्ता भी है। आप शुक्रवार की छुट्टी भी देखेंगे। तो खैर आज देखते हैं टीसीएस, एशियन पेंट और एक्सिस बैंक ये आज मार्केट के लीडर रहेंगे। इनमें जो परसेंटेज बढ़त होगी शुरुआत में ही वो 1 से 3% की होगी। इंडसन बैंक इंटरेस्टिंग होगा आज अगर ये 900 के नीचे नहीं जाता क्योंकि गैप के साथ खुल रहा है, 900 के नीचे नहीं जाता तो कवरिंग करवाएगा। आज फिर से ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग में कुछ कवरिंग आएगी। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इंडसन बैंक ये टिपिकली इंस्टीट्यूशनल के फेवरेट काउंटर है बैंक निफ्टी में और आज ये तीनों की तीनों करीब करीब आधे से पौने 1% गैप के साथ खुल रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे भी ध्यान रखिएगा, ये भी आज अच्छी बढ़त वापस एक बार जिसे हम कहते हैं पुल बैक, एक पुल बैक आपको दिखा सकते हैं। एशियन पेंट्स भी आज करीब 1% ऊपर है जो क्रूड का इंपैक्ट है। टिपिकली आपको इंडेक्स के पहले कुछ एक काउंटर्स में तो जरूर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन आज जहाँ पे वीकनेस के साथ बाजार खुलेगा इस वक्त मार्केट की ओपनिंग भी हुई है और मेरी सबसे पहले नजर की एडवांटेज पे जो कि 1100 शेयर है। अब आते हैं निफ्टी पे 29 पॉइंट यानी कि 900 का एक बार टिक दिखाने के बाद अभी हम उसी पे चल रहे हैं। सेंसेक्स 171 पॉइंट है, बैंक निफ्टी 162 पॉइंट है। परसेंटेज में आप देख पा रहे होंगे तो बैंक निफ्टी ज्यादा है, इनफैक्ट 3 गुना ज्यादा है निफ्टी के परसेंटेज के मुकाबले। वो दिख भी रहा था क्योंकि बैंकिंग काउंटर्स के अंदर जो वेटेज वाले काउंटर्स है वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ खरीदारी होती दिख रही होगी। एशियन पेंट्स अब लीड कर रहा है करीब 1.5% की बढ़त के साथ। अल्ट्राटेक सीमेंट कल मिस्टर भसीन की पसंदीदा ये शेयर था, आज ये करीब पौने 1% ऊपर है। एचडीएफसी, एल&टी ये 2 ऐसे शेयर हैं जो टिपिकली पुल बैक के मोड में है। एचडीएफसी पे ज़्यादा नोटिस करने वाला होगा क्योंकि ये 2200-2300 की रेंज में अभी भी थोड़ा घूमता हुआ दिख रहा है।
आयशर मोटर, M&M, ये 2 और ऐसे शेयर हैं जो कि आज आपको शुरुआत में आधे % की बढ़त के साथ दिख रहे हैं। कमजोरी कहाँ पे इंडेक्स में, वो है ONGC, हिंडाल्को और कोल इंडिया। ये तीनों शेयर आपको पता होगा, जब आपको ध्यान होगा, ये एज ए हेज चल रहे थे जब वॉर की स्थिति बनी हुई थी, क्रूड तेज था, तो तीनों शेयर आपको चलते हुए दिख रहे थे। इन्फोसिस आज TCS के मुकाबले कमजोर है, ये करीब लाल निशान में आपको 0.25% नीचे दिख रहा होगा। तो इसलिए अगर आप पुल बैक देखना चाहें तो इन्फोसिस को TCS के मुकाबले लगा के रखिएगा और स्ट्रेंथ चेक करते रहिएगा कहाँ पे आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तो ये कुछ एक शेयर है इंडेक्स के, मिड कैप के शेयर आपको बता रही है प्रियंका। बिल्कुल डिम्पी, देखिए मिड कैप स्पेस में आपको रियल एस्टेट स्पेस पर नजर डालनी होगी। आप प्रेस्टीज एस्टेट को देखें, गोदरेज प्रॉपर्टीज को देखें, वहाँ एक अच्छी स्ट्रेंथ आपको दिखाई दे रही है। जो पहले 4-5 काउंटर्स है उसमें आपको पहले 2 काउंटर्स तो न्यूज़ बेस्ड ट्रिगर पे हैं, यू स्मॉल फाइनेंस। हालांकि कल के प्रेशर के बाद, उनकी क्लैरिफिकेशन आने के बाद, जिस तरह की सोशल मीडिया पर कुछ खबरें थी और जिसके बाद अभी आप थोड़ा सा इस पर बाउंस बैक देख रहे हैं, लगभग 2.5% यहाँ से रिबाउंड हुआ है कल के ट्रेड से। दीपक नाइट्रेट आज भी आपको 1% की तेजी के साथ दिखाई दे रहा है। प्रेस्टीज ट्रेड, गुजरात गैस आपको तेज दिखाई दे रहा है और साथ ही काउंटर्स लाइक इंडिया मार्ट में आपको आज तेजी दिख रही है। कल हम देख भी रहे थे क्योंकि जहां से चाइना से कुछ लॉकडाउन की खबर है और उसके बाद इंडियन में कंपनीज को फायदा होता है, तो यहाँ डिक्सन टेक और बाटा जैसे इन स्टॉक्स में आपको फिर से एक तेजी देखने मिले। ओपनिंग का थीम बाटा, यहाँ पर आपको फिर आज ये तेज स्टॉक दिखाई दे रहा है। एक बार डेरिवेटिव स्पेस पे भी देख लेते हैं कि वहाँ कैसा एक्शन देखते हैं। तो शॉट्स जो तेजी से कवर हो रहे हैं वो हो रहे हैं जुबिलेंट फूड में। कल एक बड़ा डेंट आया था और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर आप आज एक रिकवरी देख रहे हैं। इंडिको पे आप रिकवरी देख रहे हैं, यू स्मॉल फाइनेंस आई जस्ट मेंशन्ड, और इसके अलावा आपको दूसरे जो स्टॉक्स दिख रहे हैं वो आपको ऑटो पैक से और अब लार्ज कैप स्पेस से आपको SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, इन सब में शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोफोर्ज आपको कवर अप होते हुए यहाँ दिखाई दे रहा है। शॉर्ट्स तो तेजी से जो कवर हो रहे हैं क्योंकि हम ये सुबह से बात भी कर रहे हैं, डिम्पी भी PCR इशू की बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में और सर्च दिखाई देगा। कैसी दिख रही है ओपनिंग राहुल आपको? यहाँ कौन से ट्रेड्स आइडेंटिफाई करेंगे आप? नहीं प्रियंका, मुझे डेफिनेटली ओपनिंग अच्छी दिख रही है, बस अब ये है कि हमें इन लेवल्स को होल्ड करना है। मुझे लगता है कि निफ्टी में जिस तरीके से अभी तक हमें चाल दिखाई है, मुझे काफ़ी ज़्यादा लगता है कि हम आज 17,000 के लेवल्स को डेफिनेटली टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और बैंक निफ्टी में भी हम देखें तो मुझे लगता है कि अब हम 35,500 के आसपास हैं और मुझे लगता है कि हम यहाँ से डेफिनेटली ऑन दी अपसाइड और ज़्यादा बैंक निफ्टी और बाकी बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी चाल देखेंगे। तो काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट लग रहा है मुझे प्रियंका। मूवमेंट अच्छी लग रही है, लेकिन कॉल्स कहाँ दिख सकती हैं रुद्रा? बैंक निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स में कोई कॉल होंगी आपकी? या प्रियंका, अभी मैं प्रॉफिट बुकिंग कर रही हूँ। इनफैक्ट आई वाज लॉन्ग इन ICICI बैंक, आई एम बुकिंग प्रॉफिट नाउ एट 702, 703 इन फ्यूचर, एंड ऑल्सो HDFC बैंक में भी, and also on HDFC Bank where I was long, I am booking profit. So मेरे को market is looking positive, but अभी risk reward नहीं है. So I want to just take position post the event, and I am going with no position before the event, and I am booking profit on all my long position. शायद अब ये कहना चाहते थे कि मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, आपने शायद गलती से कह दिया मैं प्रॉफिट बुक कर रही हूँ। कोई बात नहीं, देखिए मार्केट की एक ही भाषा होती है, दैट्स ओके। आप कन्वे चाहे हिंदी इंग्लिश में कर लीजिए, बट बाजार तो भाव की भाषा जानता है। मैं जाऊँगा पार्थिव के पास ये डिस्कस करने। पार्थिव, एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है ET में आज, जो ये बता रही है कि जो $20 बिलियन की जो सेलिंग FIs ने की है, सरप्राइजिंगली उसमें बहुत बड़ा हिस्सा IT शेयर्स का है, IT लार्ज कैप्स। और हमने 2-2.5 साल में देखा, कोविड और कोविड के बाद भी, कि 2-3 साल में ये एक बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस वाला एरिया रहा है IT लार्ज कैप्स को अगर हम एनालाइज करें, HCL टेक में हमने देखा प्रमोटर बाइंग चल रही है, नेस्कॉम की कमेंट्री सॉलिड थी। तो वहाँ पे आपके चुनिंदा ट्रेड्स इस समय, ये पोजिशनल ट्रेड्स फॉर दैट मैटर, आपको भाव देख के कौन से में कंफर्ट आ रहा है? देखिए अजय, एक तो इन्फोसिस है जहाँ पे हमें लग रहा है कि मोमेंटम इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, एंड देयर इज अ रीजन कि फ्रंटलाइन IT शेयरों में ये टोटली आउट परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज आज के तारीख में भी हम वैल्यूएशन डेल्टा देखें तो TCS से करीबन 15% डिस्काउंट पे चल रहा है। तो यहाँ पे जिस तरह का कॉमेंट्री रहा है, जिस तरह की उनकी डील पाइपलाइन रही है, जो TCVs है उनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो एग्जीक्यूशन अभी हमने देखा है कि ये सब कंपनीज ने काफी इंप्रूव किया है। नो डाउट
एट्रिशन इज वन चैलेंज जो मैनेजमेंट फेस कर रहा है, लेकिन अच्छा न्यूज ये है कि ये एट्रिशन को फेस करने के लिए दे कैन डेफिनेटली टेक वेज हाइक्स, और इससे इतना ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट इवन मार्जिन्स पे भी नहीं होगा, बिकॉज रिसेंटली थैंक्स टू द जियोपॉलिटिकल टेंशंस हमने देखा है कि हमारी करेंसी भी काफी डेप्रिशिएट हुई है। तो ये एक फायदा बैलेंसिंग एक्ट रहेगा फॉर द आईटी कंपनीज और स्पेशली द फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज। और इन्फोसिस का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि ऑर्गेनिकली तो ग्रो करता ही है, लेकिन इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज भी मिस नहीं करता है। तो इन्फोसिस विल बी द मोस्ट प्रेफर्ड बेट करंट जंक्चर। दूसरा अजय, मेरा मानना है कि मिड कैप आईटी सेक्टर में भी जो कंपनीज है जैसे कि L&T टेक्नोलॉजीज, जहां पे बहुत ही एक इनोवेटिव बिजनेस मॉडल इन्होंने बनाया, जिस तरह का कस्टमर का इकोसिस्टम है, जहां पे हम देख रहे हैं कि न्यू एज टेक्नोलॉजीज जैसे कि IoT है, क्लाउड है, तो यहाँ पे काफी बड़ा कैपेक्स हो रहा है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी मैं बात करूँ तो यहाँ से भी काफी डिजिटाइजेशन का इम्पैक्ट बढ़ रहा है। और यूएस जैसी कंट्री जो रोड मैप दे रहे हैं कि करीबन $1 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट का कैपेक्स करेंगे, तो इसमें से बड़ा शेयर डिजिटाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहेगा, जिसका बहुत बड़ा फायदा ऐसी आईटी इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी जैसे कि L&T टेक्नोलॉजीज से उनको होगा। पीक से काफी करेक्शन हो चुका है, तो मेरा मानना है यहाँ पे भी आगे जाते लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी सुधरने वाले हैं। ओके, दो और स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे हम राहुल से। दो बिल्डिंग मटेरियल के स्टॉक्स हैं, एक है कजारिया, दूसरा है पॉलीकैब। दोनों में फंड एक्टिविटी बहुत सॉलिड है। लास्ट 2-3 हफ्तों में करेक्शन के साथ जमा हुआ है ये स्टॉक, काफ़ी अच्छे फंड्स ने जमा किया है। कजारिया सेरामिक्स का आप 6 महीने का ग्राफ देखिए, तब आपको मालूम चलेगा कि किस तरीके से ये गैस प्राइस बढ़ने के साथ नीचे आया और वहाँ से इक्वली स्पीड से डिसेंट रिकवरी भी अटेम्प्ट की है। 6 महीने का ग्राफ देखिए, वो देखिए सॉलिड फॉल आया था उसके अंदर, और अब लास्ट 1.5 हफ्ते से रिकवरी शुरू हो गई है। पॉलीकैब में भी लेके आई है राहुल। कजारिया और पॉलीकैब ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं अपने स्पेस के, लेकिन एक को गैस प्राइस बढ़ने की मार पड़ी, दूसरे को कॉपर प्राइस और मेटल प्राइसेस बढ़ने की मार पड़ी, जो अब ईज आउट हो रही है। तो इन दोनों के चार्ट्स पे क्या व्यू है आपका? देखिए अजय जी, डेफिनेटली अगर चार्ट को हम देखें तो जो अभी इस स्टॉक ने जो लास्ट जो गिरावट या जो प्रेशर झेला था उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल से करेक्ट हुआ था, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि करीबन 1300-1400 के लेवल से ये स्टॉक करीबन 900 रुपये तक करेक्ट हुआ था। ऑल्दो आपने बिल्कुल सही कहा कि वहाँ से एक इसका जो रिकवरी बना है या जो पुल बैक आया है वो काफ़ी अच्छा है। और अब अगर हम चार्ट्स देख रहे हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली इंट्राडे के चार्ट्स या हम आर्ली चार्ट्स की बात करें तो वहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है। अब अगर हम इसको अगर यहाँ पे अगर पिक करना चाहें फॉर द मोमेंटम, तो मुझे लगता है कि ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है कि करीबन 968 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ में हम यहाँ पे इसमें एक छोटा ट्रेड बना सकते हैं कजारिया के अंदर। ऑन दी अपसाइड मुझे लगता है कि जो लेवल से करीबन 1040 के वो अचीवेबल आने वाले समय में होंगे। बट क्योंकि ये जो स्टॉक है ये काफ़ी बड़े गिरावट को इसने फेस किया है, तो ऑन दी अपसाइड मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी भी काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें फॉलो करेंगे। तो लेवल्स को बहुत ध्यान से वॉच आउट करें। 1000 रुपये का जो लेवल है कजारिया के अंदर वो एक हर्डल की तरह काम करेगा। बट अगर ये रिकवरी या ये जो पैटर्न इसने जो फॉर्म किया है लास्ट 4-5 सेशन में, अगर वो कंटिन्यू होता है तो डेफिनेटली आपको 1050 के लेवल तक ले जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड पॉलीकैब्स लुकिंग लाइक रियली गुड, क्योंकि इसने बढ़िया एक कंसोलिडेशन में रहा है। ऑल्दो एक हमने देखा था कि इसमें एक हल्की सी नेगेटिव चाल आ रही थी, बट जिस तरीके से अब ये होल्ड कर रहा है अपने लेवल्स को 200 एमआ को इसने बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया और वहीं से एक रिकवरी इसने पॉलीकैब्स में आती हुई देखी। अभी जो लेवल्स हैं करीबन अभी जो फिलहाल जो लेवल्स चल रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें 2320 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ में पॉलीकैब में हम एंट्री कर सकते हैं फॉर अ ट्रेड। और ऑन दी अपसाइड मुझे लगता है कि हम करीबन 2360 और 2370 के लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे पॉलीकैब के अंदर बहुत जल्द। ओके, ठीक है। अजीत, आपसे एक क्वेश्चन होगा। सिप्ला के अंदर कल की क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी, आज की ओपनिंग आप देखिए क्या शानदार ओपनिंग हुई है और ये शेयर बैक टू बैक अच्छी बढ़त दिखा रहा है। क्या अभी भी लेना चाहिए या फिर थोड़ा सा महंगा हो गया है शेयर? डिम्पी, देखिए स्टॉक में ऑलमोस्ट करीब 8 महीने का कंसोलिडेशन, जो कि एक बैंड था 980 से लेकर 880 का, उसका ब्रेकआउट हुआ था ऑफ लेट और काफी डिसाइसिव कैंडल के साथ हुआ था। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है, डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू दिख रहा है। बट हाँ, अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो मेरे हिसाब से एक डिप मिलता है आपको 1040-1050 के जोन में, तो वो एक अच्छा लेवल होगा।
टू एंटर, और 1000 मेरे हिसाब से जो कि अब एक मेजर सपोर्ट की तरह करेगा, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एज पर दी पैटर्न करीब 1150 से लेकर 1200 का जोन वो आपका टारगेट एरिया होगा। एक मिनट निफ्टी को जरा इंट्राडे लेके आइए, वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है। हमको 10 मिनट हो गए खुले हुए और देखना ये है। ओके, सो रुद्रा, फुल मार्क्स टू यू। गैप अप पे आपने निफ्टी को सेल करवाया था, ऊपर के लेवल से कितना नीचे आया है, अच्छा खासा रेड में आ गया इनफैक्ट। सो ये तो बात हो गई। अभी नीचे के लेवल पे आप जाके वापस से एंट्री करेंगे क्या रुद्रा? अजय जी, थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। एंड ये रुद्रा का नहीं है, ये पूरा ET Now स्वदेश का टीम का है। एंड फॉर मी देयर इज दिस प्रॉफिट बुकिंग। अजय जी, मैं ये कहना चाहता हूं, दो इंपॉर्टेंट चीज है सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए। एक होता है रिस्क रिवॉर्ड, दो होता है रिस्क मैनेजमेंट। सो रिस्क रिवॉर्ड 16,900 में नहीं है लॉन्ग करने के लिए, सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर 17,000 का हर्डल के लिए आई डोंट वांट टू टेक अ चांस गोइंग लॉन्ग देयर, एंड इट वाज अ टाइम टू बुक प्रॉफिट एंड वेट फॉर लोअर लेवल्स टू बाय। इफ योर टाइम फ्रेम इज वेरी स्मॉल, छोटा टाइम फ्रेम है तो then yes, you could have booked profit and even gone short. But for me, with the Fed event risk also coming up, and also I'm just hearing Russia Ukraine ka dono side ka news. On one side I see Russia is approaching China for a lot of new defense equipments and other things. Putin ka man mein kya hai, Putin ko hi malum nahi hai. I don't know what he will do. So for me, event risks are very high. And we are not at 15,700 Ajay ji to go long. We are at 16,900 level. And in 1 week, we have seen Nifty going up 1,100 point. Here I don't want to go long. Sure. ये देखिए, ये बताना ज़रूरी है कि ट्रेडिंग जो है ना वो पीसेस में होती है। पहला 70-80 पॉइंट क्लियरली आया नीचे, जिनकी कॉल एकदम बैंग ऑन गई रुद्रा की, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी हमारे पैनलिस्ट की कॉल गलत हो गई। इनफैक्ट वो उनका होराइजन मोर पोजिशनल नेचर होगा। और अब देखना ये है कि एक बार जो लास्ट 4-5 दिन से लॉन्ग ट्रेड्स बन रहे थे वो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग में आते हैं, तो वो नीचे किस लेवल पे वापस से बाइंग आना शुरू होती है, क्योंकि लास्ट 24 आवर्स में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार के लिए सपोर्टिव हो गए हैं। क्रूड नीचे आ गया है, रुपी स्टेबल है, FI सेलिंग श्रिंक हुई है, तो ज़रूर कोई भी अच्छी ठीक ठाक बिकवाली आती है 150-200 पॉइंट की, तो अपॉर्चुनिस्टिक लॉन्ग्स वहाँ पे क्रिएट होने के का केस बन गया है। अजीत, आप पहले 15-20 मिनट हो गए, 9:30 बज गया है, कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हैं इंटरेस्टिंग? देखिए अजय, स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा है। इनफैक्ट कल के सेशन से कंपैरेटिवली बेटर मैं कहूंगा, बिकॉज कल ब्रॉडर मार्केट से पार्टिसिपेशन नहीं था, अभी ब्रॉडर मार्केट काफी स्टेबल लग रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक, तो टाइटन मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट पिछले करीब 5-6 महीने हो गए इसको एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन रेंज में, जहाँ पे 2250 से लेकर 2650 एक बैंड में ये ट्रेड कर रहा है, और ऑफ लेट अभी मिडिल ऑफ द बैंड में है, और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक इसने काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म किया है करीब 2470 जोन के ऊपर। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मूव आने की पॉसिबिलिटी दिख रही है दोबारा से रिकॉर्ड हाइस तक। तो टाइटन को आप डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हैं फॉर द लॉन्ग पोजीशन। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2480 का। ठीक है, इस बीच बैंकिंग स्पेस में अगर आप देख रहे हैं तो बंधन बैंक में अच्छी मजबूती आपको दिख रही होगी। राहुल, शायद ये सवाल मैंने कल आपसे पूछा था कि अगर बैंकिंग में देखें तो बंधन पे आपका व्यू पॉइंट क्या है। अगर आपसे ही पूछा था तो आपने शायद कल कहा था कि 1 मिनट के लिए रुकते हैं फिर इसको देखेंगे। आज 7% ऊपर है, अभी भी रुकना है या फिर अभी भी इसको कुछ ले जा सकते हैं इसमें पोजीशन? नहीं डिम्पी जी, डेफिनेटली इसने जिस तरीके से अभी ब्रेकआउट दिए हैं अर्ली चार्ट्स पे, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से लाइक 280 रुपये के ऊपर ये जैसे ही गया है काफ़ी अच्छा पॉजिटिव जोन में आप एंटर कर गया है। बट अगर हमें अगर यहाँ पे अगर पोजीशन बनानी होगी तो मैं थोड़ा सा इसको डिक्लाइन पे बनाना चाहूँगा, करीबन 280 के आसपास, जहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 275 का, और ऑन दी अपसाइड मुझे लगता है कि 290-292 के लेवल्स आपको बहुत जल्द बंधन बैंक में आते हुए दिखेंगे ऑन दी इंट्राडे बेसिस। और अगर इसको थोड़ा सा और पोजिशनल अगर हम अगर देखना चाहें तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक आपको 300 प्लस लेवल्स तक ले जा सकता है। तो बंधन बैंक में बाई की सलाह रहेगी, बट थोड़ा सा इंतजार करें। अगर 280 के आसपास अगर पोजीशन मिलती है तो वहां पे अपनी पोजीशन बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑलराइट, चलिए अब
थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं और फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। गौतम त्रिवेदी नेपियन कैपिटल के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौतम, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। गौतम, लास्ट 24 आवर्स में जिस तरह से क्रूड प्राइसेस कोलैप्स किए हैं, जिस हिसाब से ग्रोथ पैंग्स के बारे में कमेंट्री आ रही है, चाहे वो IMF की हो, चाइना की लो ग्रोथ सेट की है 91 से, जर्मनी ने अपनी ग्रोथ काटी है, तो लोगों को ये लग रहा है कि फेड उतना हार्श और इतना हॉकिश शायद ना जाए। ये आपको थोड़े साइंस लास्ट कुछ 2-3 दिनों में इम्प्रूव होते हुए नजर आए हैं? जो मैक्रो कंसर्न्स का पीक ऑफ पेसिमिज्म लास्ट वीक था, वो थोड़ा बेहतर हुआ है क्या आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मैक्रो कंसर्न्स बेहतर नहीं हुआ है, और मुझे लगता नहीं है कि आने वाले कल में इतनी जल्दी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। इसकी कई वजह हैं। नंबर 1 ऑफ कोर्स कि जो रशिया और यूक्रेन की वॉर बेकरार चालू है, वो मतलब लगता तो नहीं है कि आने वाले हफ्ते या 10 दिन में खत्म हो जाएगी। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि जो सैंक्शंस अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप ने जो इम्पोज की है रशिया पे, ये सैंक्शंस शायद जो लड़ाई खत्म भी हो जाए, वॉर खत्म भी हो जाए, लेकिन ये सैंक्शन मुझे लगता है कि कम से कम 1 साल तक तो रहेंगे ही, जब तक कुछ फैसला ना हो कि ये रशिया पे इवेंचुअली वेस्टर्न कंट्रीज को क्या करना है। तो ये सैंक्शंस की वजह से जो हमने नॉट ओनली क्रूड ऑयल, लेकिन आप देखिए कि गेहूं, कॉर्न, कमोडिटीज, एल्यूमिनियम, निकल, ये हर एक कमोडिटीज में जहां रशिया दुनिया का श्रेष्ठ नहीं तो नंबर 2 या नंबर 3 प्रोड्यूसर है, ये पूरा जो ट्रेड है उसकी वजह से मुझे लगता है कि कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन जो महंगाई आई है वो रहेगी और जाएगी नहीं। जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है रशिया और यूक्रेन की वजह से, वो चलता रहेगा, और मुझे लगता नहीं है कि सिर्फ अपने को या मार्केट को क्रूड पे फोकस करना चाहिए। आप पूरी कमोडिटी बास्केट को देखिए और तब जाके आपको अंदाज होगा कि फेड जो रेट्स बढ़ाएगा, मुझे लगता है कि 50 बेसिस पॉइंट्स तो शायद करेंगे। जो 50 बेसिस पॉइंट करेंगे तो किसी को सरप्राइज नहीं होनी चाहिए, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा कमोडिटी बास्केट फेड देखती है, नॉट ओनली क्रूड ऑयल। राइट। गौतम, एक सवाल उठ रहा है इस समय, वो है FII सेलिंग पे। अभी हमने डेटा देखा कि FIIs ने इस बार जो सेलिंग की है लास्ट 12-13 महीने में, वो हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में सबसे बड़ी सेलिंग है, ऑलमोस्ट $36 बिलियन, जबकि $28 बिलियन की GFC के टाइम पे थी। उसके बाद ही बाजार काफ़ी रेजिलियंट रहा। उसके फैक्टर्स को आप कैसा देखते हैं? और आप खुद भी एक FII रह चुके हैं, तो आपको उनका थिंकिंग, थॉट प्रोसेस काफ़ी समझ में आता है। आपका क्या व्यू बन रहा है? यहाँ से श्रिंक होएगी FII सेलिंग या ये सस्टेन करेगी? देखिए, ये समझना चाहिए कि FII सेलिंग शुरू क्यों हुई, और ये भी मुझे लगता है कि लेट्स गेट टू द कोर इशू की क्या वजह क्या थी। जब मार्केट 2020 में मार्च में जब मार्केट का बड़ा ग्लोबल करेक्शन आया, नॉट जस्ट अपना मार्केट लेकिन ग्लोबली जो करेक्शन आया, वो करेक्शन में आप देखिए कि करीबन मार्च 2020 में ग्लोबल मार्केट्स हिट बॉटम। उसके बाद हमारा जो मार्केट है, अपना निफ्टी जो मैं देखूं तो निफ्टी हैज गॉन अप 144%, ठीक है, टिल 18th of October लास्ट ईयर। तो 18 अक्टूबर 2021 तक 144% राइज आया निफ्टी में, लेकिन उसके बाद करेक्शन शुरू हो चुका। और FIIs आप देखिए 2021 कैलेंडर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, विद द एक्सेप्शन ऑफ इंडिया को छोड़ के हर एक इमर्जिंग मार्केट में एक्चुअली सेलिंग आया था। इंडिया टिका रहा क्योंकि देयर वाज अ होप दैट ये चाइना +1 की वजह से इंडिया में FDI आएगा, FII इंटरेस्ट आएगा, लेकिन जो वैल्यूएशंस, और वो अभी भी आने वाला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं आएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब वैल्यूएशंस महंगे हो जाते हैं तब FIIs भी सोचते हैं कि भाई बाकी इमर्जिंग मार्केट सस्ते हो रहे हैं और हम लोग इंडिया में क्यों डाल रहे हैं। तो उसकी वजह से वो सेलिंग शुरू हो गया। और उसके बाद जो आपने बात सही कही कि इतना सेलिंग मतलब इंडिया की हिस्ट्री में हमने कभी देखा नहीं है। अभी ये सेलिंग मुझे लगता तो नहीं है एज ऑफ नाउ कि रुकने वाला है, और सेलिंग बरकरार रहेगा। और उसकी ये भी वजह है कि इंटरेस्ट रेट हाइक, जो हम अभी बात कर रहे थे फेड के बारे में, कि इंटरेस्ट रेट हाइक
इस साल जो आने वाली है, और अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट्स, अलग अलग इकोनॉमिस्ट के एस्टिमेट्स है, एनीवेयर फ्रॉम कि भाई 4 रेट हाइक आएंगे, कोई बोल रहा है कि 7 रेट हाइक आएंगी बिटवीन नाउ एंड दिसंबर। लेकिन जितनी भी रेट हाइक आएगी उसके साथ इक्विटी का जो अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे कम होगा। सिमिलरली आप इंडिया में देखिए, अब आपने पूछा कि इतना सेलिंग के बावजूद भी अपना मार्केट टिका रहा है, और फ्रॉम द पीक हम लोग सिर्फ 18% का करेक्शन आया है। उसकी वजह यह है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में पैसा हर महीने 15 से 20 से 25 हजार का इन्वेस्टमेंट आ रहा है इनटू डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स खुद भी अपने आप वाया डिस्काउंट ब्रोकरेजेस, वेदर इट इज जीरोधा, ICICI डायरेक्ट वगैरह, उसमें से भी खुद निवेश कर रहे हैं। और ये निवेश जो रिटेल इन्वेस्टर्स का है, इधर डायरेक्ट और वाया म्यूचुअल फंड्स, वो भी बरकरार रहेगा, क्योंकि एज ऑफ नाउ इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 3 साल का FD देखो, प्री टैक्स, मैं बोल रहा हूँ, प्री टैक्स आपको 5.25% मिलता है। भाई प्री टैक्स जो 5.25% मिलता है, तो टैक्स के बाद शायद 4.25% डिपेंडिंग ऑन विच टैक्स ब्रैकेट यू आर इन। तो इन्वेस्टर्स को भी यही लग रहा है कि भाई फिक्स्ड इनकम में रिटर्न नहीं मिलने वाले हैं, तो फिर इंक्रीमेंटल पैसा कहाँ डालें। और इसकी वजह से मुझे लगता है कि जब तक RBI इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए नहीं, और बढ़ाए मतलब ऐसा नहीं कि 25 बेसिस पॉइंट्स या 50 बेसिस पॉइंट्स, जब तक इंटरेस्ट रेट्स करीबन 150 से 200 बेसिस पॉइंट्स ना बढ़े इंडिया में, तब तक मुझे लगता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट बरकरार रहेगा फ्रॉम डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स। All right, morning Gautam, pleasure to have you on the show. Priyanka here. Absolutely, इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन भी था, क्योंकि अगर इंडिया में सेलिंग हुई, आउटफ्लोज हुए हैं FIs के थ्रू, तो इमर्जिंग मार्केट्स में भी हुआ है। इंडिया चाहे भले ही एक्सपेंसिव की जाए, चाहे आप उनकी फॉरवर्ड अर्निंग देखो, वैल्यूएशन एक प्रीमियम पे है, ये सारी पॉइंट्स वेल टेकन है। लेकिन क्या आपको लगता है कि FIs और वेयर इज दिस मनी गोइंग, या आउटफ्लोज कहाँ जाएगा? क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं आप शायद एक बॉटम फिशिंग करने की कोशिश, आप खुद एक FIs का एक रुख समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि जिस तरह की 2 बड़े सेक्टर्स IT और बैंकिंग, उनमें जिस तरह की बाइंग हम देख रहे हैं, वॉल्यूम्स जो देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि शायद FIs हैव स्टार्टेड टर्निंग बायर्स? मुझे नहीं लगता है कि अब तक दे हैव स्टार्टेड टर्निंग बायर्स। उसकी वजह यह है कि उनकी तरफ से सेलिंग खत्म नहीं हुआ है, और कुछ स्टॉक्स में यहाँ तक ये मतलब टेक्निकल रीजन भी है। फॉर एग्जांपल ICICI बैंक देख लीजिए। ICICI बैंक का GDR 3.5-4% डिस्काउंट पे चल रहा है। ADR की बात कर रहा हूँ, डिस्काउंट पे चल रहा था टू द लोकल। तो उसकी वजह से लोग यहाँ, FIs की बात कर रहा हूँ, जो हेज फंड्स इन पर्टिकुलर जो है, वो लोकल ICICI बैंक के शेयर को शॉर्ट कर रहे थे और ADR खरीद रहे थे। तो कुछ स्टॉक्स में जो जहां का ओवरसीज लिस्टिंग है, वहां पे वो आर्बिट्राज प्ले चल रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि FIs को इंडिया में रिटर्न करने में थोड़ा और वक्त लगेगा। इंडिया इज एन अट्रैक्टिव मार्केट। इनफैक्ट मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स में आपके साथ शेयर करता हूँ। ये है कि इफ यू लुक एट दी BSE 500 यूनिवर्स, मतलब जो BSE के 500 स्टॉक्स है, उसमें से 95 स्टॉक हैव करेक्टेड 40% और मोर, 40% से ज्यादा उनकी करेक्शन हुई है। 95 स्टॉक। 394 स्टॉक में करेक्शन 20% से ज्यादा हुई है। मतलब आप समझ गए, 20% से ज्यादा, ऑलमोस्ट 80%, 80% ऑफ BSE 500 stocks have corrected 20% or more. इसका क्या मतलब हुआ? The definition of a bear market is when a stock or an index corrects 20% or more. मतलब 80% of the BSE 500 is already in a bear market. So मेरा कहने का ये मतलब है कि मार्केट धीरे धीरे अट्रैक्टिव लगने लगा है। हमारा फंड तो एक्चुअली नया है, एंड द गुड न्यूज इज कि हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, इसलिए हमारा टाइमिंग ऊपर वाले की दुआ से अच्छा ही है। बट रियलिटी में ये है कि जो करेक्शन आ चुका है, और मुझे लगता है कुछ क्षेत्रों में अभी भी करेक्शन थोड़ा और आएगा, लेकिन हैविंग सेड दैट मुझे लगता है कि मार्केट इज स्टार्टिंग टू गेट अट्रैक्टिव फॉर श्योर। आप देखिए एशियन पेंट्स में उदाहरण दे रहा हूं आपको। एशियन पेंट्स, आप कभी सोच सकते थे कि 26 से 27% करेक्शन आएगा इतने बड़े और इतनी बड़ी कंपनी में, लेकिन इसके बावजूद भी आ गया है बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस।
तो ऐसे कई स्टॉक्स है जिनका नाम मैंने आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, बट आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इफ यू हैव 80% ऑफ द BSE 500 in a bear market, तो दिस कैन नॉट बी अ बेटर टाइम देन टू स्टार्ट एटलीस्ट लुकिंग एट द मार्केट। ठीक है गौतम, मेरा एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, आपको बाजार क्या इस समय ओवर वैल्यूड लगता है या फेयर वैल्यूड लगता है? अगर ये ओवर वैल्यूड वाली कैटेगरी में है तो ये फेयर वैल्यू कब होगा? फेयर वैल्यू मुझे लगता है कि अभी भी वक्त है, और उसकी यही वजह है कि फेड ये हफ्ते क्या डिसीजन लेती है विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट हाइक, मतलब 25 बेसिस पॉइंट्स हो या 50 करती है, नंबर वन। और दूसरा, फेड की कमेंट्री क्या है। जब अमेरिका में महंगाई हैज हिट अ 40-year हाई, मतलब ये फेड इज ऑब्वियसली मॉनिटरिंग दिस ऑन अ डेली, वीकली, मंथली बेसिस। तो ये जो रेट हाइक्स आने वाली है उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व में पड़ेगा, इंडिया में पड़ेगा, इमर्जिंग मार्केट्स में पड़ेगा। तो इसलिए आई वुड से कि जो आपको इन्वेस्ट करना है, बिकॉज यस वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हो चुके हैं, आप धीरे से इन्वेस्ट कीजिए, पूरा इन्वेस्टमेंट, पूरा निवेश आज मत कीजिए। आपका जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है उसका फ्लेवर अगर आप दे सकें। श्योर, आपने बताया कि अभी आप प्रोसेस में है डिप्लॉयमेंट के, बट आपका मॉडल पोर्टफोलियो किस तरह का लगता है? देखिए, हम लोग एक्चुअली जो हमारा फंड है वो प्राइमरीली मिड कैप फंड है, नेपियर एंड लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज फंड। और ये फंड में हम लोग जिस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, वी लुक फॉर ट्रिगर्स, एक इवेंट या ट्रिगर जो स्टॉक को ऊंचाई पे ले जा सकता है। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हमारे जो पहला फंड था जो हम लोग ने मतलब बेच दिया और खत्म, मतलब फंड इज लिक्विडेटेड और पैसा हमने लौटा दिया इन्वेस्टर्स को, और हमने फिर दूसरा फंड लॉन्च किया विच इज द नेपियर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज फंड नंबर 2। पहले फंड में हमने एक स्टॉक खरीदा था जिसका नाम था JB केमिकल्स, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है कि वी लुक फॉर कंपनीज जहां पे ट्रिगर होना चाहिए। ट्रिगर में ये हो सकता है चेंज इन CEO, मतलब नया CEO आ सकता है, चेंज इन ओनरशिप, मतलब ओरिजिनल प्रमोटर बेच के इधर प्राइवेट इक्विटी फंड हो या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को बेच के चला जाता है। दूसरा है डीलेवरेजिंग, जब डेट कम हो रहा है कंपनी में। डीप्लेजिंग, ऐसी काफी कंपनियां हैं जिसमें प्रमोटर ने अपने शेयर 80-90% प्लेज कर चुके हैं और स्टॉक में गिरावट आ गई है। उसके बाद प्रमोटर बोलता है ये गलती हो गई और अब मैं इसको अनवाइंड कर दूंगा और प्लेज आई विल डीप्लेज इट। इमामी इज अ गुड एग्जांपल, जहां पे आपने देखा होगा कि स्टॉक काफी पिट गया था, करीबन 70% गिरावट आई थी वो स्टॉक में, लेकिन अभी उसके बाद स्टॉक हैज डन वेरी वेल बिकॉज प्रमोटर ने पूरा उनका जो शेयर्स प्लेज थे वो डीप्लेज कर दिया। तो हम लोग, और ऑफ कोर्स M&A भी जो हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, तो वी लुक फॉर दिस सॉर्ट ऑफ इवेंट्स इन अ स्टॉक। तो एक्चुअली आप देखने जाए तो हमारा मॉडल पोर्टफोलियो काफी मोस्ट फंड से काफी अलग है वैसे। तो हम लोग, फॉर एग्जांपल मैं आपको JB केमिकल्स का उदाहरण दे रहा था कि पिछले फंड में हमने JB केमिकल्स इसलिए खरीदा कि प्रमोटर ग्रुप हैज डिसाइडेड टू सेल, वो लोग निकल गए और उन्होंने विश्व की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट इक्विटी फंड KKR का प्राइवेट इक्विटी आर्म केम एंड टुक ओवर द एंटायर कंपनी, और दे बॉट अबाउट 51%, 51% KKR ने ले लिया, और उसके बाद स्टॉक वहां से डबल हो चुका था। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हम लोग का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन मोस्ट फंड से काफी अलग है, और हम लोग ट्रिगर बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, और टिपिकली हमारा होल्डिंग पीरियड 2 से 3 साल होता है। राइट गौतम, पिछले साल हमने देखा कि सेकेंडरी मार्केट से बहुत पैसा प्राइमरी मार्केट में गया, भी बहुत एक्शन भी रहा, और वहां भी हमने एक अच्छी खासी सेलिंग देखी कई सारे नए लिस्टेड स्टॉक्स में। लेकिन इस साल आप किस तरह से देख रहे हैं प्राइमरी मार्केट में एक्शन? कौन से बड़े नेम्स होंगे जिन्हें आप फोकस करेंगे, जिन्हें एनालाइज करना चाहेंगे? LIC का IPO भी बस आपसे कुछ दूर ही है। देखिए, जो पिछले साल और उसके पहले भी 2020-2021 में जो IPO का जो मार्केट था, वो जो तेजी आई, मुझे लगता है 1.5 से 2 लाख करोड़ का टोटल कैपिटल रेज हुआ। लेकिन ये साल इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट। मुझे लगता नहीं कि इससे आधा भी होए तो इट विल बी एन बिग अचीवमेंट। और LIC को मैं साइड में रख रहा हूँ, मैं सिर्फ नॉन LIC की बात कर रहा हूँ। सो मुझे लगता है कि इट्स बी अ वेरी डिफिकल्ट टाइम टू रेज कैपिटल फॉर कंपनीज, बिकॉज मार्केट करेक्शन मोड में है और करेक्शन मोड में रहने वाला है, बिकॉज रेट हाइक्स ग्लोबली आने वाली है। इट्स नॉट लिमिटेड ओनली टू
अमेरिका, इट विल बी इंडिया में भी आएगी, क्योंकि सब जगह जो महंगाई की हम लोग ने इनिशियली जो शुरुआत में बात की, वो महंगाई ऐसा नहीं है कि 3 या 4 हफ्ते में गायब हो जाएगी। ये महंगाई है। उसके आप ये भी सोचिए, ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के पहले भी सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से महंगाई तो शुरू हो ही चुकी थी, और रेट हाइक की बात 2 महीने से या 3 महीने से चल रही थी कि रेट हाइक्स अभी फेडरल रिजर्व अमेरिका में शुरू करेगा। तो ये रशिया और यूक्रेन का वॉर की वजह से महंगाई और भी बढ़ने वाली है, और दैट्स द प्रॉब्लम व्हिच आई सी गोइंग फॉरवर्ड। और इसकी वजह से मुझे लगता है आईपीओ मार्केट में आपको बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। आप देखिए, पिछले साल में कई टेक कंपनियां, उनका आईपीओ हो गया, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन उसके बाद वहां भी आपने देखा क्या गिरावट हो चुकी है। तो ये टेक कंपनीज का वैल्यूएशन, मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल कहाँ वो डाल रहे पैसा, बिकॉज वहां पे भी देयर इज अ बिग करेक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन, एंड उसकी वजह से माय सिंसियर एडवाइस इज कि आप टेक, इन पर्टिकुलर न्यू टेक की बात करो, नॉट आईटी सर्विसेज, न्यू टेक में जरा संभल कर रहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज अपने समय दिया, अच्छे से बताया कि मार्केट्स में इस समय कैसे देखना चाहिए बाजार को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 2 शेयर मैं आपको जरूर नोटिस कराऊंगा आज, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और इंडिया बुल रियल एस्टेट। असल में समीर गहलोत ने जब रिज़ाइन किया था तो आज इफेक्टिव हो गया है वो उनका रिजनेशन, और अब वो एक बीइंग एज एन प्रमोटर नहीं बल्कि एज एन पब्लिक उनकी होल्डिंग अब बुक्स में आपको दिखेगी। वैसे वो सीईओ कंपनी के बने रहेंगे, बट हाँ एक चेंज ऑफ लीडरशिप है, और वो आपको इंडिया बुल हाउसिंग और इंडिया बुल रियल एस्टेट दोनों के अंदर आपको आज उसका पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिल रहा होगा। हालांकि इसमें एम्बेसी का भी स्टेक है, एम्बेसी का एक रिट है, उसने भी कहा है कि वो फंड रेज करेगा, इसका कोई लेना देना नहीं है उस रिट के साथ। रिट अलग चीज़ है, ये एम्बेसी की होल्डिंग अलग है, बट इन दोनों में आज कोइंसिडेंटली पॉजिटिव सोच सकते हैं, पॉजिटिव खबर आपको आती हुई दिख रही है। रुद्रमूर्ति, एक बार जरा आप देखेंगे क्या इंडिया बुल हाउसिंग या इंडिया बुल रियल एस्टेट दोनों में कहीं अपॉर्चुनिटी है ट्रेड की, या फिर ये वन ऑफ है, आज ही आज चलेंगे कल फिर से ठंडे? नो, आई विल कंसिडर डेफिनेटली दिस एज अ वन ऑफ। मैं ये कहना चाहता हूं, लाइक ऑल दीज स्टॉक्स हैव डिस्ट्रॉयड वेल्थ। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस वाज वंस अपॉन अ टाइम अबव 1000 levels. From there the stock has come to levels at around 160. So it has destroyed 85% of wealth for those who have gone there and bought it. And trading के लिए थोड़ा bounce आ सकता है because of the Gallot news. And you might see some up move, but I will be a strict avoid in these stocks, both for investment as well as for short term trading, because news already आ चुका है, वो discounting price में हुआ है already, it has got discounted in the price। अभी लेने के लिए trading को भी अच्छा नहीं है। If I have a position in India Bull Housing Finance, I will use this up move to exit. India Bull Real Estate थोड़ा अलग बात है, Embassy is getting into it and the complete management, there is a change. So if someone wants to buy from real estate, yes, between India Bull Housing Finance and India Bull Real Estate का बारे में, I would like India Bull Real Estate, but still real estate में भी शोभा Realty है, Oberoi है, why should I not buy a Shobha or an Oberoi, and why to buy India Bull Real Estate? So I will still say Shobha is better, Oberoi is better, DLF looks good, Godrej Property is better. Among all these picks, why should I buy India Bull Real Estate and India Bull Housing Finance? A big avoid. ये 2 शेयरों ने आपको एक मैसेज भी दिया कि कैसे प्रमोटर्स के या फाउंडर्स के इधर उधर होने से कैसे फ़र्क पड़ता है किसी भी शेयर पे। कल प्रतीक पोटा बाहर गए थे तो शेयर बेहद ज़ोर से टूटा। आज गहलोत साहब का फॉर्मल रेजिग्नेशन हो गया तो आज ये शेयर ऊपर है। खैर, जुबलेंट की जब बात छिड़ी तो एक बार अजीत आपसे पता करना चाहते हैं जुबलेंट फूडवर्क में इस समय क्या करें। राहुल जो होंगे हमारे साथ, अजीत से भी बात नहीं हो पाएगी। ये 2500 के आसपास चल रहा है, कल के फॉल के बाद ना आज स्टेबल हो गया है। अभी क्या ये पुल बैक दिखाएगा या फिर और टूटेगा, या फिर अभी एक दिन और दे दें इसको? डिम्पी जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, बिकॉज ये देखिए काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन ऑलरेडी शो कर चुका है और यहाँ पे रिवर्सल के अभी तक कोई संकेत अभी ऐसे देखने को नहीं मिले हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें और इंतज़ार करना चाहिए, मे बी लाइक 1 or 2 days मोर। एंड आई थिंक लाइक अगर हम इसको अगले वीक में अगर जाके अगर देखेंगे तो वहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा बेटर लगेगा। ओवरनाइट पोजीशंस भी हमें नहीं कैरी करनी है अभी, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल के लिए जुबलेंट फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। एक बार राहुल, हम स्पेशलिटी केमिकल्स को पहले डिस्कस भी कर रहे थे, आप एसआरएफ को भी देखें, यहाँ पर आपको लॉन्ग्स बिल्टअप होते हुए भी दिखाएंगे। हालांकि कई सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, पर इसका चार्ट चेक कैसे दिख रहा है?
देखिए एसआरएफ के चार्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब इसने अभी मार्केट में डिक्लाइन आया था वहाँ से इसने एक अच्छी एक पुल बैक रैली दिखाई और जहाँ पे इसने अपने इंपॉर्टेंट 100 EMA को भी क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर कोई पोजीशन अगर एसआरएफ में बनाना चाहता है तो मुझे लगता है कि इसको करीबन 2350 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ में हम यहाँ पे बना सकते। थोड़ा सा डीप रहेगा बट वो लेवल्स बहुत ही अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेंगे, तो 2350 का आप एसएल रख के आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। ऑन दी अपसाइड मुझे लगता है कि ऑन द इमीडिएट बेसिस 2400 लेवल्स 2405 के लेवल जैसे ही क्रॉस होंगे तो आपको एक बड़ा मोमेंटम भी आता हुआ दिख सकता है जो कि इसको करीबन 2440 2450 के लेवल्स तक ले जा सकता है। तो एसआरएफ बिल्कुल फोकस में रखिए और इन लेवल्स का ध्यान रखिए। एक व्यू यहाँ पर ये भी लेना चाहेंगे आपसे राहुल, आपसे जब बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी एक बेटर पोजीशनिंग पे लग रहा था एज कंपेयर टू निफ्टी, वहाँ पर शॉर्ट्स कवर होने की बात करते, लेकिन अभी थोड़ा इनिशियल प्रेशर झेल रहा है और इस वक्त अगर आप ड्रैगर्स देखेंगे पहले 5 तो उसमें लार्ज कैप बैंक्स ही हैं। क्या व्यू रहेगा बैंक निफ्टी पर राहुल? डेफिनेटली जिस तरीके से अभी हम आज के रेट में जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो काफ़ी वीक है ऑन दी साइड फ्रॉम द साइड ऑफ बैंकिंग। अगर आप पीएसयू देखें तो वहाँ पे भी हल्की हम गिरावट दिख रहे हैं, ऑल्दो कुछ बैंक्स वहाँ पे ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, ये सब ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, अपने लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पे हम प्रेशर बिल्टअप होता हुआ देख रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में भी और बैंक में भी। बट अगर देखें अगर इनमें से अगर कोई स्टॉक अगर देखना चाहें तो देखिए पीईएल जो पिरामल इंटरप्राइजेज है वो बहुत ही बढ़िया पोजीशन पे ट्रेड कर रहा है, अभी की रेट में अच्छा खासा गेन कर चुका है अपना मोमेंटम। तो अगर यहाँ पे अगर कोई अपना ट्रेड अगर पीएल के अंदर बनाना चाहता है तो मुझे लगता है, और जिसके पास भी इसको वो मैं होल्ड की सलाह दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से अब इसमें मूवमेंट आया है मुझे लगता है ये थोड़ा सा अगर हम पोजिशनल इसको देखें तो 2250 और 2280 के लेवल्स तक जाने का दमखम रखता है। तो अगर यहाँ पे अगर कोई पोजीशन बनाना चाह रहा है तो मुझे लगता है कि इसको करीबन 2100 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड किया जा सकता है पिरामल एंटरप्राइजेस को। खैर इस बीच निफ्टी तो पहले भी 1-2 बार लाल निशान में आ चुका था, बट बैंक निफ्टी पहली बार अब लाल निशान में आया है, ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरा, आज रेजिस्टेंस है, थोड़ा मार्केट साइडवेज है। अभी हमने ऑप्शंस के डाटा को चेक किया तो वहाँ पे 17,000 की पुट में बाकायदा बाइंग शुरू हो गई है, तो इसलिए 17,000 की पुट आप ध्यान रखिएगा। आज अभी इसका रेट है 290 रुपये, कोई बड़ी बात नहीं है, 300 साढ़े 300 रुपये भी हो जाए, ध्यान रखिएगा इस पर, अपने वित्तीय सलाहकारों से जरूर राय ले लीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब सौमित जुड़ रहे हैं जो बाजार के अंदर अभी तक का जो एक्शन हुआ है सबको कंपाइल करके आपको बताएंगे। सौमित बताएं आप। तो जैसे कि हमने कल कहा था कि डिविडेंड वाले जो गवर्नमेंट स्टॉक्स हैं उन पे फोकस रखिएगा, और अगर आप देखते हैं तो राइट्स की मूवमेंट अभी कभी कल 7.5 रुपये का डिविडेंड का बैंक कंपनी ने अनाउंस किया था और उसी दम पे आज हमें ये गेंस देखने को मिल रहे हैं राइट्स में। पेंट स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो क्रूड प्राइस करेक्ट होने के कारण तीनों ही पेंट कंपनीज एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और इंडिगो पेंट्स में पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। उसके अलावा बंधन बैंक अगर हम देखते हैं तो उसमें भी काफ़ी पॉजिटिव ट्रैक्शन है। CLSA ने अपना जो रेटिंग है इस स्टॉक पे अपग्रेड किया था, और कल की अगर हम बात करें तो NBFC और MFIs के लिए जो नॉर्म्स आए थे RBI की तरफ से वो भी काफ़ी पॉजिटिव है बंधन बैंक के लिए, और इसी कदम पे हमें ये गेंस देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा मेट्रोपोलिस की अगर हम बात करते हैं तो आज कंपनी काफ़ी फोकस में है, अच्छे खासे गेंस देखने को मिल रहे हैं। इसके 2 रीज़न है। पहले तो कंपनी आज एक फॉरेन ब्रोकरेज जेफरीज के साथ मीटिंग करने वाली है, और अगर हम ईयर टू डेट देखते हैं तो करीब 40% का डिक्लाइन अब तक हमें मेट्रोपोलिस में देखने को मिला, तो थोड़ा सा बाउंस बैक हमें आज मेट्रोपोलिस में देखने मिल रहा है। SRF की अगर हम बात करें तो उसमें भी अभी गेंस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसी खबर आई है कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है उस पर इम्पोर्ट जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब ऐसा नोटिफिकेशन मार्केट में न्यूज़ चल रहा है, बट अगर आपको याद होगा और आपको अलर्ट करने के लिए हम ये बता रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन पहले ही अनाउंस कर दिया था, और कुछ ग्रेड्स जो है ऐसा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के वो ऑलरेडी उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग चुका है। तो टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो कोई इंक्रीमेंटल पॉजिटिव है नहीं SRF के लिए ये न्यूज़ में। उसके अलावा अगर क्रूड प्राइस गिरने के कारण ONGC, ऑयल इंडिया और गेल, ये तीनों ही स्टॉक में हमें नेगेटिव ट्रैक्शन दिख रहा है, क्योंकि तीनों ही कंपनीज के लिए ये नेगेटिव न्यूज़ होता है अगर क्रूड प्राइस नीचे आ जाता है तो। और आखिर में अगर हम देखते हैं तो निफ्टी मेटल इंडेक्स वर्स्ट सेक्टरल परफॉर्मर है ये इंडेक्स में, निफ्टी मेटल इंडेक्स सारे स्टॉक्स में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और उसका कारण ये है कि जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं वो कूल ऑफ हो चुके हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है टॉक्स में, और मोस्ट प्रॉब्ली यूक्रेन के जो निगोशिएटर है उसने कहा है कि सीज फायर की बात हो सकती है अब आगे जाके। थैंक्स वेरी मच फॉर दैट अपडेट। सौमित सरकार हमसे बात कर रहे थे।